कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। शेफाली के जाने के बाद आदित्य और अंजू कुछ बात करके मुस्कुराने लगते हैं। आदित्य ने फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ जी दादी जी, इस वक्त आपने क्यों फ़ोन किया? यह तो आपके आराम करने का टाइम है। कोई परेशानी है? इतने दिन हो गए, रीत के घर वालों से बात करनी थी। कल जाना है बात करने। बात आगे बढ़ेगी तभी तो शादी होगी। क्या दादी, मैं तो घबरा ही गया था कि क्या बात है। आप तो अपने टाइम के खिलाफ कभी नहीं जाती हैं। अरे बेटा, पोते की शादी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। दादी जी ठीक है, मैं रीत से पूछ कर आपको बताता हूँ। या ऐसा करते हैं, कल का दिन रख लेते हैं। पर करना क्या होता है? हम मतलब तू, मैं, तेरी माँ और अंजू, हम तीनों कुछ शगुन का सामान रीत के घर ले चलेंगे। रीत को दे देंगे, उसके घर वाले तुझे शगुन दे देंगे, बस रोका हो जाएगा। फिर रीत अपनी, उसके बाद जब मर्जी सगाई कर लेना और जब मर्जी शादी। ओके ठीक है दादी जी, मैं रीत को बता देता हूँ। आदित्य इंटरकॉम पर कॉल करके रीत को अपने कमरे में बुलाता है। वो सुबह वाली बात से डरी हुई धीरे धीरे आती है। आदित्य उससे कहता है, यहाँ आओ, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाऊँगा, यहाँ बैठो। वो उठा और रीत को पकड़कर सीट पर बिठा दिया। क्या बात है? वो दादी का फ़ोन आया था, वो तुम लोगों के घर हमारे रोके के लिए आना चाहती हैं। हम लोग मतलब दादी माँ, अंजू दी और मैं, हम शगुन लेकर तुम्हारे घर आएंगे, फिर तुम्हें शगुन डालेंगे, बदले में तुम्हारे घर वाले मुझे शगुन डाल देंगे। बस अपना रोका हो जाएगा। आप सब लोग हमारे घर आओगे? हाँ, लेकिन हमारा घर तो बहुत छोटा सा है। दादी माँ और अंजू दी क्या सोचेंगे? हमें भी शर्म महसूस होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रीत, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। उन्हें तुम पसंद हो तो सब पसंद है। ठीक है, तो क्या मैं अब जल्दी घर चली जाऊं? जाकर कल की तैयारी भी करनी है। ओके जाओ, चलो मैं छोड़ आता हूँ और माँ से भी बात कर लेते हैं। आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। उसने उसकी माँ को सारी बात बताई। माँ को भी चिंता हो गई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आदित्य बोला, आंटी जी आप चिंता न करें, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो चारों रीत के घर आ गए। रोजी आंटी और रीत की मम्मी ने पहले चाय का फिर खाने का बंदोबस्त किया था। दादी ने रीत को कपड़े गहने दिए। रीत की माँ ने भी आदित्य को सूट और सोने का कड़ा पहनाया। आदित्य ने मना किया, पर रीत की माँ बोली, बेटे हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बच्चों के लिए तो बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे मूल्यवान होता है, आदित्य की माँ बोली। फिर सबने मिलकर खाना खाया। अंजू ने हंसते हुए कहा, आदित्य और रीत, अब तुम दोनों आधे हस्बैंड वाइफ हो गए हो। अब तुम बिना किसी के डर से इकट्ठे घूम फिर सकते हो। सब हंस पड़े। रीत शर्मा कर मुंह नीचे करके बैठ गई। आदित्य को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। तब दादी ने सलाह दी, आदि तुम रीत को कभी घुमाने ले गए हो? मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डेट पर? अरे कहाँ दादी जी, आपको लगता है आदि कभी रीत को ले गया होगा? इसको बिजनेस से फुर्सत मिले तब ना। तो ठीक है, अब इतना समय पड़ा है, तुम लोग जाओ घूमो फिरो, दादी ने उन्हें कहा। फिर रीत की माँ से बोली, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, जल्द ही शादी की तारीख भी फिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं। फिर दादी माँ और अंजू चले गए थे। आदित्य रीत को लेकर डेट पर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसने रीत से पूछा, तुम बताओ कहाँ चलें? असल में मैं कभी डेट पर गया ही नहीं। रीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं रोज़ डेट पर जाती हूँ। चलो फिर मूवी देखने चलें। चलो, आज फिर टॉम की मूवी ही देखोगी कि कोई भी चलेगी? जो तुम्हें पसंद है वो देख लेते हैं। ठीक है फिर चलो। आदित्य टिकट ले आया। वो जैकी चैन की मूवी के टिकट ले आया था। उसे जैकी पसंद था। वो पुलिस स्टोरी मूवी के टिकट ले आया था। दोनों ने खूब मज़े से मूवी देखी। वापसी में आदित्य ने पूछा, तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं, मूवी अच्छी थी, जैकी की कॉमेडी भी अच्छी लगती है। वहाँ से आदित्य उसे शॉपिंग कराने ले गया, पर रीत ने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। उसने आदित्य के लिए शर्ट पसंद किए, फिर टाई ली। आदित्य ने उसे कुछ लेने को कहा, पर उसने मना कर दिया। कहने लगी कि उसके पास सब है। तब आदित्य ने उसे एक चैन लेकर दी जिसमें AR का लॉकेट डाला था।
आदित्य ने रीत के गले में वो चैन डाल दी थी। रीत ने वो देखा तो बोली, ये तो बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकती। तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद नहीं। मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है। मेरा हक बनता है मैं तुम्हें कुछ दूँ और तुम वो हक से ले सकती हो। इस तरह करना छोड़ दो। अब हम एक हैं। तुम दी की बात भूल गई क्या? अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूँगी। वो बातें कर ही रहे थे कि आदित्य का फ़ोन बजने लगा। वरुण कहा, यार कहाँ है तू? मैं रीत के साथ डेट पर आया हुआ हूँ, आदित्य ने बड़ी सेखी मारते हुए कहा। हाँ हाँ, जला हम सिंगल लोगों को, पर मैंने तुझसे तेरी लव स्टोरी सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। मैं तो तुझसे रीत के पापा के केस के बारे में बात करना चाहता था। बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। ओह, ऐसा करते हैं, मैं रीत को लेकर आता हूँ। कहाँ है तू? मेरे ऑफिस में आ जा। ओके। रीत, मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे पापा का केस दोबारा ओपन कराया है। वरुण ये केस लड़ रहा है, उसे कोई जानकारी मिली है। तुम चलोगी मेरे साथ या तुम्हें घर छोड़ दूँ? रीत ने उसकी तरफ बड़ी एहसान भरी नज़रों से देखा और बोली, मैं भी चलूँगी। आदित्य, थैंक यू। इट्स ओके, चलो चलते हैं। वो वरुण के ऑफिस में पहुँचे। वरुण पहले ही वेट कर रहा था। उसने उनके बैठने का इंतज़ाम किया, फिर बोला, रीत, ये गुप्ता तुम्हारा पापा का कब से पार्टनर था? कोई 4 साल से। बस इन्हीं 4 सालों में उसने इतने सारे काम किए हैं। देखो, जो ये फ़ोटोज़ तुम्हारे पापा की खींची गई थी, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा को उस वक्त होश नहीं था। अगर वो ड्रिंक नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पहले ज़बरदस्ती ड्रिंक कराई गई। ये देखो, इस क्लब में गुप्ता किसी से मिल रहा है। मुझे लगता है इसी बंदे के साथ मिलकर गुप्ता ने सब काम किए। रीत ने उसे ध्यान से देखा। ये तो मेरे पापा की सेक्रेटरी के हस्बैंड है। पर यह गुप्ता अंकल को कैसे जानता है? अब हैरान होने की बारी रीत की थी। तो इसका मतलब उस तक सारे रिकॉर्ड्स इसके थ्रू जाते होंगे। रीत, तुम्हारे पापा के सीक्रेट सब उन तक पहुंचते रहे। अब क्लब में मिलने का तो कोई और मतलब नहीं हो सकता। वरुण बोला, यार इस फोटे वाले दिन का सीसीटीवी निकाल कर देखें, शायद कोई बात ही पता लग जाएगी। आदित्य ने सलाह दी। महेश को फ़ोन करो, ये क्लब उसके कजिन का है। वरुण ने महेश को फ़ोन किया। महेश, यार अपने स्टार क्लब वाले कजिन को फ़ोन कर कि वहाँ वह अपने काम के लिए आ रहे हैं। ओके, महेश ने कहा। ये उनकी दोस्ती थी, वो कभी क्यों किस लिए नहीं पूछते थे। अगर फ्रेंड ने कोई काम कहा तो समझो हो गया। वो लोग उस क्लब में गए तो सब पहले से ही तैयार थे। उन्होंने पूछा, 1 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी? रिकॉर्ड रूम में चेक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ, महेश का कजिन उमंग बोला। आदित्य ने रीत की कमर में अपनी बाँह डाल रखी थी कि क्लब में कोई उसे गलत हरकत न कर सके। क्लब में हर तरफ शराबी घूम रहे थे। वो लोग इनके बीच में से होकर नीचे रिकॉर्ड रूम में गए। वहाँ उन्होंने पिछली कैसेट्स पर डेट चेक की। फिर कैसेट मिलने पर उन्होंने लगा कर देखी, उसमें सब रिकॉर्ड था। गुप्ता उससे बात कर रहा था, तुम अपनी पत्नी को ये कागज़ दे देना, चालाकी से साइन करा लेना, उसके बाद देखेंगे। पर वो ड्रिंक नहीं करते। तुम उसे ये गोली दे देना, सुबह की कॉफ़ी में डाल दे, बाद में पानी में ड्रिंक मिला देंगे, काम ख़त्म। उसे महल होटल में ले जाकर वीडियो निकाल लेना, कुछ फ़ोटोज़ भी, बाद में नेट पर डाल देंगे। फिर नशे की हालत में उसे कार में बिठाकर कार चला देंगे। फिर कह देंगे कि दिवालिया होने के कारण सुसाइड कर लिया, खेल खत्म। कहकर वो दोनों हंस पड़े। ये सब देखकर रीत रो पड़ी। आदित्य ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। रीत, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी तुम्हें मिल जाएगी। मुझे कंपनी का कुछ नहीं है, बस मैं इस गुप्ता को उसकी सही जगह देखना चाहती हूँ। इसने पैसे के लिए मेरे पापा को इस तरह मारा। वरुण बोला, अब साले को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। उसने बहुत तगड़ी स्कीम बनाई, लेकिन उसने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं डिलीट की? उसे डर नहीं था क्या? असल में ये कैमरे 2 दिन पहले ही लगे हैं। आपने कैसेट्स पर ध्यान नहीं दिया शायद। गुप्ता को पता ही नहीं होगा कि यहाँ सीसीटीवी है, उमंग ने बताया। ओह, तो ये बात है। कोई नहीं, कल अदालत में पेश करते हैं उसे। रीत, मुझे कुछ कागज़ों पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरुण बोला। वो लोग वापस वरुण के ऑफिस आए। वहाँ वरुण से असिस्टेंट को कागज़ तैयार करने को कहा। फिर उसने बताया, रीत, ये तुम्हारे पापा का केस रीओपन करने की परमिशन लेटर है, तुम लाइन के नीचे साइन कर दो। वरुण ने जहाँ कहा रीत ने साइन कर दिया। आदित्य और रीत जाने लगे तो वरुण बोला, यार कल की डेट में तुम लोग कोर्ट में आ जाना, उसने मजाक करते हुए कहा। वो दोनों भी हंस पड़े। आदित्य रीत को घर छोड़ने जा रहा था तो उसने रीत को समझाया, देखो
केस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आंटी को तुम खुद समझा देना, शायद आंटी को भी पेश होना पड़े, पर मुझे वरुण पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर जीतेगा। रीत ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। सर, मैंने आपको समझने में देर की। मुझे लगता था कि आप भी और लड़कों की तरह सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हैं, पर धीरे धीरे पता चला कि आप बहुत ही अलग हैं। अब मुझे खुद की सोच पर शर्म आती है। आदित्य ने रीत की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया। अभी तुमने मेरा प्यार देखा ही नहीं, तुम्हें धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलेगा। बात बस इतनी है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है रीत। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, कहकर उसने रीत का माथा चूम लिया। रीत अपने घर आई और माँ के गले मिलकर रोते हुए बोली, मम्मी, कल हम पापा का केस दोबारा रोपन कर रहे हैं। इस बार गुप्ता अंकल नहीं बच पाएंगे। सच कह रही है तू? पर देखना बेटा, वो गुप्ता बहुत ही कमीना बंदा है। आप चिंता न करें मम्मी, आदित्य मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। आदित्य अगर अच्छा है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। रब ने हमारी सुन ली जो आदित्य तुम्हारी ज़िंदगी में आया। हाँ मम्मी, आदित्य के आने से मेरी बिगड़ी किस्मत भी सुधर गई। मुझे लगता है अब सब अच्छा ही होगा। आंटी ने आकर बताया। बेटा चलो खाना खा लो। रीत बोली, आंटी फिर से अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, हम फिर से अपने घर में चलेंगे। तब आप बैठकर हुक्म चलाना, आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी बिटिया रानी, रब तेरी सुन ले सब, फिर ठीक हो जाए। सब होगा आंटी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप भी उल्टी गिनती शुरू कर दो। चलो ठीक है, आप खाना खा लो। आओ मैडम, आप भी चलिए। तीनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रीत अपने कमरे में बैठी आदित्य की बातें सोचती है कि कैसे उसने इसके लिए इतना कुछ किया। अब उसके पिता को भी इंसाफ दिला रहा है। माँ ठीक कहती हैं कि आदित्य जैसा जीवन साथी किस्मत से मिलता है। वो जिस किस्मत को अक्सर कोसती रहती थी, आज उसी किस्मत को वो सराह रही थी। दीपक कहीं से आ रहा था कि उसने देखा कि कुछ बाइकर एक लड़की को घेरे खड़े हैं। वो उनके पास पहुंचा। उसने ध्यान से लड़की की कार को देखा, ये तो अंजू की कार है। तो वो लड़की अंजू, ये सोचते ही वो उनके पास पहुंचा और कार सीधे अंजू के पास जाकर रोक दी और बोला, क्या बात है डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो? तुम, वो, दीपक, ये लोग? अंजू से बोला न गया। ये लुटेरे थे और सुनसान सड़क पर अकेली कार को देखकर घेर लिया। पर जब उन्होंने देखा कि ये कोई लड़की का जानकार है तो सभी बाइक स्टार्ट करके भाग खड़े हुए। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? दीपक ने पूछा। मैं एक फंक्शन से आ रही थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, कहकर वो रो पड़ी। दीपक उसके पास आया। उसने झिझकते हुए अंजू के कंधे को थपथपाया और बोला, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, इस तरह कमज़ोर कब हो गई? अंजू एकदम मुड़ी और दीपक के गले लग गई। दीपक ने धीरे से अपना बाँह उसके कंधे पर रखा, मानो वो उसे छूने से डरता हो। अंजू बोली, दीपक, मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता नहीं कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं डर गई थी कि ये लोग मेरे साथ गलत करके मुझे मारकर फेंक देंगे। कुछ हुआ तो नहीं ना? तो अब क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, कहकर दीपक ने उसके आंसू पोंछ दिए। अंजू चुप हो गई। पर तुम यहाँ कैसे? मैं हॉस्पिटल से लौट रहा था तो तुम्हारी कार देखकर रुक गया। कार को यहीं छोड़ दो, ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ, वो आकर ले जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दीपक, ये बात आदि को मत बताना, वो मेरा अकेले बाहर निकलना बंद कर देगा। ठीक ही तो है, कम से कम तुम सेफ तो रहोगी। वो फिर दीपक के साथ उसकी कार में बैठ गई। उसने दीपक से कहा, दीपक, कार रोक कर थोड़ी देर यहाँ रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दीपक ने कार रोक दी। अंजू ने उसे देखते हुए कहा, दीपक, तुम्हें याद है कि एक बार तुमने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया था। मैं वो दिन और वो बात कैसे भूल सकता हूँ? पर कसम से मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था, मैं तो रोज़ यहीं से गुज़रता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम हर रोज़ यहाँ से गुज़रते हो, और ये भी कहूँ कि आज मैं किसी फंक्शन पर नहीं गई थी और यहाँ तुम्हारी वेट कर रही थी, तो क्या तुम मानोगे? क्या कह रही हो तुम? तुम इतनी रात में यहाँ मेरी वेट कर रही हो, मगर क्यों? तुम हॉस्पिटल आ जाती या मुझे फ़ोन कर देती। इस तरह खुद को खतरे में क्यों डाला? बात क्या है? सब ठीक तो है? कुछ बोलो अंजू, मेरा मन घबरा रहा है। तुम यहाँ मेरी वेट क्यों कर रही थी? दीपक, उस दिन जब मैंने तुम्हें ना कहा था तब मैं बच्ची थी, प्यार की समझ नहीं थी मुझे। पर तुम्हें तो मैंने आसानी से कह दिया कि मुझसे दूर रहना, वरना भाई से कह दूँगी।
पर उसके बाद से जब तुम मुझे इग्नोर करने लग गए तो धीरे धीरे मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कहने की। फिर उस दिन दादी जी के बर्थडे पर तुमने जिस तरह से मुझे इग्नोर किया, मुझसे सहा नहीं गया। मैं उस दिन से तुम्हें मिलने का सोच रही थी। मुझे तुमसे पूछना है कि क्या जो तुमने उस दिन प्रपोजल दी थी वो अब भी वैलिड है क्या? अंजू, तुम जो कह रही हो क्या सच कह रही हो? कहीं पहले की तरह मजाक तो नहीं उड़ाओगी मेरा? नहीं दीपक, बहुत सह लिया तुमने। अब मैं तुम्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? अंजू की आंखों में आंसू थे। दीपक ने उसे झट से गले लगा लिया। अंजू, मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। जब तुम मेरे सामने आ जाती थी तो मुझे तुम्हारे वो गुस्से भरे बोल याद आ जाते थे, पर दिल फिर भी तुम्हें ही चाहता रहा। बहुत कोशिश की और जगह दिल लगाने की, पर तुम दिल में पूरी तरह से बस गई थी, तो कोई और कैसे वहाँ आता? कहकर उसने अंजू को और कस लिया। अंजू भी उसकी बाहों में रोए जा रही थी। आदित्य ने घर आकर रीत को फ़ोन किया। मैं घर आ गया, वहाँ सब ठीक है? मम्मी से बात कर ली? हाँ, बता दिया उन्हें। पहले तो डर रही थी, पर जब आपका नाम लिया तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आदित्य जी, मैं। रीत ये बोलकर चुप हो गई। आदित्य का नाम उसने पहली बार लिया था। आदित्य को अच्छा लगा। वो बोला, क्या बात है? कहते कहते रुक क्यों गई? कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। आदित्य जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगने लगा है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा मतलब है आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्या कह रही हो? ज़रा दोबारा कहना। रीत ने अपनी बात दोहराई। मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। सच्ची? चलो, अच्छा लगने लगा हूँ इसका क्या मतलब है? किस तरह से अच्छा लगने लगा हूँ? वो बात करते करते बाहर आ गया और कार स्टार्ट कर ली। मतलब आपके काम, आपकी बातें सब अच्छी लगने लगी है। पहले मैं आपको उन अमीर जादू जैसा समझती थी जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं, खेला और फेंक दिया। पर अब मुझे समझ आने लगा है कि आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे अच्छे लगने लगे। आप कार में हैं क्या? बस मैंने तो सोचा तुम सब समझती हो यार। तुम्हें तो कुछ नहीं पता कि मैंने ये सब अपने मतलब के लिए ही किया है। बहुत पहले से जब क्लब में तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तब से मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। लेकिन आप तो दीपक जी से कह रहे थे कि आप ये सब हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। इसी कारण से मुझे अब तक लगता रहा कि आप जो भी कर रहे हैं मुझसे हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। तुमने हमारी बातें सुन ली थी। असल में उस वक्त मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। वो बात करते करते रीत के घर के नीचे आ गया। वहाँ से वो रीत के कमरे की जगी हुई लाइट देखने लगा। फिर बोला, अगर सोई नहीं हो तो नीचे आ जाओ। रीत जल्दी से खिड़की के पास आई और पर्दा उठाकर देखा। नीचे उसे आदित्य की कार खड़ी दिखी। वो बोली, आप इतनी रात को यहाँ? मैं आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और कमरे के बाहर आकर पहले माँ और आंटी के कमरे की तरफ देखा कि वो बंद था। फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो जल्दी जल्दी नीचे आई, फिर आकर कार में बैठ गई। वो बोली, इतनी रात को क्यों आए? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कमाल है यार, तुम्हें लोगों की चिंता है। जो इतनी दूर से तुमसे फेस टू फेस बात करने आया है उसकी फिक्र नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। वो कौन होते हैं ऐतराज़ करने वाले? अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात करनी है? मैं कह रहा था कि तुम मुझे क्लब वाले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। ये जो तुम कह रही हो ना कि बिना स्वार्थ के मैंने ये सब किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बदले में तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। रीत बुत बनी उसकी ओर देखे जा रही थी। ये आदित्य इतना बड़ा बंदा मुझसे प्यार करने लगा? यार ये क्या मतलब हुआ? मैं इतनी रात में इतनी दूर अपने प्यार का इजहार करने आया और तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। थोड़ी सी तो खुशी दिखाओ चेहरे पर। रीत जैसे नींद से जागी। वो बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे आप प्यार करने लगे। मेरी किस्मत ने कई बुरे दिन दिखाए, कभी इतनी अमीरी के, फिर एकदम गरीबी के, और आज ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है। जब आप किसी को पसंद करते हो और बदले में वो भी आपको पसंद करे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? रीत की आंखें भर आई।
ये क्या यार, तुम्हें खुश होने को कहा तो तुम रोने लग गई, कहकर आदित्य ने उसे गले लगा लिया। रीत फिर बोली, आपको नहीं पता पर मैं भी आपको काफ़ी देर से पसंद करने लगी थी। पर आप मेरे लिए वो चाँद थे जिसे मैं दूर से देख सकती थी, तारीफ कर सकती थी, पर पा नहीं सकती थी। पर मेरी किस्मत देखो, वो चाँद आज खुद मेरे पास आ गया, कहकर वो आदित्य से लिपट कर और रोने लगी। आदित्य ने भी उसे कुछ देर चुप नहीं कराया, रोने दिया। फिर बोला, चलो अब चुप कर जाओ, वरना अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो समझेंगे कि शायद मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम इसलिए रो रही हो। ये सुनकर रीत चुप हो गई। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर आदित्य बोला, यार नींद आने लगी है, यूं ही सो जाऊं? नहीं, अब सब क्लियर हो गया है, अब घर जाओ, सुबह कोर्ट भी जाना है। फिर तो और भी अच्छा है, यहीं सो जाते हैं, सुबह यहीं से कोर्ट चले जाएंगे, इकट्ठे होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ज़्यादा बातें ना बनाओ, अब छोड़ो मुझे और घर जाकर आराम करो। ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं, आराम से तेरे कमरे में सोते हैं। बिल्कुल नहीं, मम्मी और आंटी मेरी चटनी बना देंगी। मतलब अगर मम्मी और आंटी का डर न हो तो मैं रह सकता हूँ। आदित्य फुल शरारत के मूड में था, उसे रीत को छेड़ने में मज़ा आ रहा था। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, अब जाओ भी, बहुत देर हो गई है। आदित्य ने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी बात मानकर चला जाऊंगा। रीत ने जल्दी से उसको ढकेलते हुए कहा, अब बस करो, जाओ। आदित्य ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके माथे को चूम लिया। फिर बोला, गुड नाइट, अब ठीक है? ओके, कल मिलते हैं कोर्ट में। अगले दिन रीत आदित्य के साथ कोर्ट में गई और केस रीओपन करने की अपील की। उनकी अपील मान ली गई और हफ्ते बाद की डेट दी गई। वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो वरुण बोला, यार बोल बोल कर गला सूख गया, चलो कहीं चाय पी ली जाए। वरुण चाय का बहुत शौकीन था, वो ऑफिस में भी दिन में कई चाय पी लेता था। आदित्य ने टाइम देखा, 2 बज गए थे। वो बोला, चाय भी पी लेना, चल पहले खाना खा लेते हैं, 2 बज गए हैं। वो पास के एक रेस्टोरेंट में गए। वो लोग खाना आने को वेट कर रहे थे कि वरुण की नज़र एक कोने में बैठे जोड़े की तरफ गई। वो बड़े प्यार से एक दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे थे। वरुण बोला, यार सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही तुम लोगों के साथ कबाब में हड्डी बना फिरता हूँ। हमने कब तुझे हड्डी कहा? और किसको देखकर तुझे खुद पर तरस आ गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो देखो उस कॉर्नर में वो दोनों कैसे एक दूसरे को खिला रहे हैं। यार वो तो अपना दीपक है, साला कह रहा था कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, मेरे साथ सिंगल ग्रुप खोलने जा रहा था, वरुण बोला। आदित्य ने भी उस ओर देखा तो वो भी हैरान होकर बोला, यार तू दीपक की बात कर रहा है? मुझे तो वो लड़की अंजू दी लग रही है। अरे हाँ यार, ये तो सच में अंजू दी है। ये कमीना दी को हमारे सामने बुलाता भी नहीं था और अब देखो कैसे प्यार की एग्जीबिशन लगा रखी है। आदित्य गुस्से में उठा और उनकी तरफ चल दिया। पीछे पीछे वरुण और रीत भी चल दिए। रीत उसे रोकती रह गई, आदित्य प्लीज़ रुक जाओ, बाद में बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर आदित्य कहाँ सुनने वाला था। वो उसके सामने पहुंचा और उसने दीपक को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया। रीत और वरुण ने उसे रोका। वरुण बोला, आदि रुक जाओ, ये पब्लिक प्लेस है यार, ड्रामा मत करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कब से साथ हो? तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा। एक मेरा बचपन का दोस्त और एक मेरी बड़ी बहन। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? अंजू दी, क्या मैंने कभी आपको किसी से दोस्ती करने से मना किया, और वो भी दीपक से? आपको क्या लगा कि मैं मना कर दूंगा इस रिश्ते के लिए? आज आप दोनों ने मुझे सच। आदित्य का गला भर आया, उससे और बोला नहीं गया। दीपक ने उठकर उसे पानी का गिलास दिया। आदित्य ने गिलास को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। वहां बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। वरुण ने आदित्य का हाथ पकड़ा और दीपक को इशारा किया, चलो मेरे ऑफिस चलकर बात करते हैं, यहाँ से नज़दीक है। फिर वेटर से कहा, जो हमने ऑर्डर कराया है वो खाना पैक कर दो। दीपक ने बिल पे किया। फिर वो सब वहाँ से निकलकर वरुण के ऑफिस में आ गए। आदित्य को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दीपक ने ही बोलने की शुरुआत की, देखो आदि, तुम गलत समझ रहे हो, असल में हमारी दोस्ती कल ही हुई है। मैंने इसे कहा था कि बता देना। हाँ आदि, जो ये कह रहा है वो सच है। कल रात को मैंने इसे प्रपोज किया और फिर मैं तुम्हें बताने तुम्हारे कमरे में आई थी, पर तुम वहाँ थे ही नहीं। देखो आदि, हमें तुमसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? एक तुम ही तो हो जो इस रिश्ते से खुश होगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश होता, वरुण बोला।
आदि जो भी हमने बताया है सच है। अगर अब भी गुस्सा है तो मार ले मुझे, तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने जब अंजू को पहली बार देखा था तब से अंजू मुझे बहुत पसंद थी। मैं तुझे बताना चाहता था पर मैंने सोचा कि पहले अंजू से तो पूछ लूँ। जब हम कॉलेज में थे तब मैंने एक बार अंजू से पूछा था तो उसने साफ जवाब दे दिया था। तब से हम एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। फिर पता नहीं कैसे अब ये भी मुझे पसंद करने लगी और रात इसने मुझे प्रपोज किया। मैं तो पहले ही तैयार था। आदित्य ने मुंह उठाकर अंजू दी की तरफ देखा। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो ये नौबत नहीं आती। दी, मैं आपको कब से कह रहा था कि मुझे पहले शादी कर लो, पर आप तैयार ही नहीं थे। अगर मुझे पता होता कि आप इससे प्यार करती हो तो मैंने आपकी शादी कब की करवा देनी थी। अब तक तो एक आध भांजा या भांजी भी होती। चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं तुम लोग पहले शादी कर लो, फिर हम साल 2 साल बाद करा लेंगे। तब मुझे भी अपने भतीजी या भतीजी को खिलाने का मौका मिल जाएगा। अब एक दूसरे को कहना छोड़ो, रीत को भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो और मेरी तरफ से आप दोनों को बधाई। वरुण अंजू और दीपक से बोला। दीपक सबसे पहले खाने पर टूट पड़ा। अच्छा भला खाना खा रहा था, साले ने खाने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? आदि को ऐसे गाली नहीं निकाल सकते। तुम्हारा दोस्त है तो होगा, पर मेरा भाई भी तो है। ये तुम्हारा भाई है तभी तो साला कह रहा हूँ। अब साले को साला न बोलो तो क्या बोलो? दीपक ने हंसते हुए कहा। सभी हंस दिए। खाना खाने के बाद आदित्य बोला, तुम सब बैठो, हम चलते हैं, दफ्तर में कई काम है। चलो रीत चलें। रीत जो कब से अंजू दी से बातें करने में मस्त थी एकदम उठी और बोली, अच्छा दीदी जी अब हम चलते हैं। इतना कह करके वहाँ से चल दिए। रीत कार में चुपचाप बैठी थी। आदित्य बोला, क्या हुआ? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम कुछ बोल नहीं रही हो। नहीं, बस वो आपका और दीदी का प्यार देखकर मेरा भी दिल किया कि काश मेरी भी एक भाई या बहन होती जिससे मैं भी ऐसे ही झगड़ती और खूब प्यार देती। जो मेरा है वो तेरा भी है, आगे से ये बात मत करना, ओके? कहकर उसने उसके सिर के बालों को हाथ से हिला दिया। रीत को अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य दिल पर हाथ रखकर गाना गाने लगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, फिर प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। कहकर उसने रीत को अपनी तरफ खींचकर उसके कान में बोला, यार तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हें देखकर खा जाने का मन करता है। रीत ने उसे हटाया। हम पब्लिक प्लेस में हैं, चलो ऑफिस चलो। ऑफिस पहुंचकर इजाज़त है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो आपको काम की याद दिला रही थी। हाँ भाई, अगर जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए पैसे कमा पाऊंगा। कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। वो आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गए। वरुण का ऑफिस। आदित्य और रीत के जाने के बाद दीपक भी खड़ा होकर बोला, अच्छा वरुण अब हम भी चलते हैं, मैंने हॉस्पिटल वापस जाना है। हाँ जाना ही होगा, वो नर्स जो तेरा इंतज़ार कर रही होगी वहाँ पर। वो क्या नाम था उसका? सपना। हाँ सपना, उसके साथ ब्रेकअप हो गया है तेरा? वरुण ने जानबूझकर अंजू को चिढ़ाने के लिए कहा। कौन सी नर्स? ये क्या कह रहा है वरुण? तुझे पता तो है यार, ये यूं ही बकवास करता है, जानबूझकर हमें लड़वा रहा है। तुम्हें मेरा क्या पता नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। वरुण तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, बड़ी मुश्किल से बात बनी है और तू अभी तुड़वाने में लग गया। अरे दी, मैं तो इसे टेस्ट करके देख रहा था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तो क्या हम पास हो गए? हाँ पास है, 100% पास है। वरुण हंसता हुआ बोला। वो दोनों भी हंसने लगे। आदित्य ने जैसे ही कंपनी में इंटर किया तो वहाँ शोर मचा पड़ा था। वो आगे गया। सेठ ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की पर वो रुक नहीं रहे थे। सेठ बोला, सर इस वक्त वो यहाँ नहीं है, उसको अभी यहाँ बुलाओ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हम पर, पीके गुप्ता पर केस किया। समझती क्या है खुद को? यह क्या शोर मचा रखा है? आदित्य ने गुस्से से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। गुप्ता एकदम से रीत की तरफ आया और बोला, जब तुम्हें मैंने बताया था कि वो अपनी गलतियों की वजह से मरा है तो ये केस रीओपन करने का क्या मतलब? आदित्य रीत के आगे आ गया। आप इस तरह मेरी कंपनी में आकर मेरी सेक्रेटरी को धमका नहीं सकते। मैं पुलिस को बुलाकर आपको अरेस्ट करवा दूंगा। देखो आदित्य बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारे काम में दिक्कत आई हो तो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे रीत से बात करनी है। रीत से जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं मिस्टर गुप्ता, क्योंकि रीत मेरी मंगेतर है। रीत से शिकायत का मतलब है मुझसे शिकायत। क्या कह रहे हो तुम? ये कब हुआ? आदित्य बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है।
इसके पापा की करतूतें अगर तुम्हारी दादी को पता लग गई तो वो कभी तुम्हारी शादी इससे नहीं करेंगी। इसने खुद भी अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को पैसे के दम पर खरीद लिया था। फिर इसने किसी रेस्टोरेंट में काम किया और वहाँ के बॉस को फंसा लिया। अब यहाँ आई है तो आपको फंसा लिया। कमाल की चालबाज है ये लड़की। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। ये सोचती है कि कोई इस घटिया। चटाक जोरदार धमाके के साथ एक थप्पड़ आकर गुप्ता जी के गाल पर पड़ा। आदित्य थप्पड़ मारने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोला, इस घटिया इंसान को यहाँ से उठाकर बाहर निकालो। ये यहाँ कंपनी के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। आदित्य, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम बहुत पछताओगे। गुप्ता को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के ले जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। रीत की आंखों में आंसू थे। वह आदित्य को छोड़कर पहले ही ऊपर भाग गई। आदित्य ने वहां खड़े लोगों से कहा, अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि डिलीट कर दीजिए। इस बंदे की सच्चाई कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। इतना कहकर वो रीत के पीछे चला गया, पर रीत ऑफिस में नहीं थी। आदित्य अपने कमरे में गया, वो वहाँ भी नहीं थी। आदित्य ने कॉरिडोर में उसका नाम पुकार रहा था, पर कहीं से रीत की आवाज़ नहीं आई। आदित्य लेडीज टॉयलेट के पास गया और बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगा। फिर वहाँ शिखा आई और बोली, सर आप चिंता न करो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। शिखा अंदर गई तो अंदर रीत गिरी पड़ी थी। उसने आवाज़ लगाई, सर रीत को कुछ हो गया है। आदित्य ने कुछ नहीं सोचा और वो अंदर चला गया। उसने रीत को गोद में उठा लिया और शिखा से कहा, मेरी कार मंगवाओ। शिखा ने सेठ को फ़ोन करके कार लाने को कहा। आदित्य ने उसे कार में बिठा लिया और दीपक को फ़ोन किया। तुम हॉस्पिटल पहुँचे कि नहीं? हाँ आ गया हूँ। क्या हुआ? रीत पहले की तरह ही बेहोश हो गई है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। आदित्य रीत को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठा था जबकि कार सेठ चला रहा था। सर इन्हें पानी पिला कर देखो। नहीं सेठ, दीपक ने कहा था कि इसे इसी तरह सोने देना। असल में इसका दिल कमज़ोर है, ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती, इसलिए ऐसा बार बार होता है। वो लोग जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच गए। दीपक ने फटाफट उसको ड्रिप लगा दी और आदित्य को पूछा, अब क्या हुआ? तुमने कुछ कह दिया क्या? इतनी भोली सी है, क्यों तंग करते हो उसे? कभी ब्रेक भी लगा लिया करो यार। इसी मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो आज कंपनी में गुप्ता आ गया था। उस साले ने उसके और इसके पापा के बारे में बहुत सी बातें कही जिसे सुनकर इसका ये हाल है। आदित्य ने बताया, साले को घुसने क्यों दिया कंपनी में? रीत को पहले ही वहाँ से हटा देता, अब दिक्कत किसको है? ये बेचारी क्या क्या सहे। चल अब सो लेने दे इसे, होश आने दे, इसे समझाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, इसे स्ट्रांग होना होगा। दीपक बोला, तू लास्ट टाइम कह रहा था कि कोई दवा देगा इसके लिए। आदित्य को याद आया तो उसने पूछा, यार वो बाहर से आनी थी, मैं भी भूल ही गया। फिर कहूँगा किसी से, दीपक ने कहा और चला गया। दीपक के जाने के बाद आदित्य रीत के पास चेयर रखकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि रीत के लिए कितना मुश्किल है अपने दुश्मन का सामना करना। अगर मुझे पहले पता होता तो कमीने को कुछ बोलने ही नहीं देता। इधर गुप्ता अपने रूम में बैठा अपने सेक्रेटरी से बोला, तुम सोए पड़े थे क्या? पहले ही सब क्यों नहीं रोक दिया? अब तारीख पर जाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे मुझ पर। रीत की सगाई का भी पता नहीं चला तुम्हें? उसने आदित्य बिंद्रा से सगाई कर ली है और मेरे सेक्रेटरी को खबर भी नहीं हुई। पैसे किस बात के देता हूँ मैं तुम्हें? सर आप चिंता ही मत करो, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कितने भी केस करते रहे, कोई साबित करने वाला ही नहीं बचा। तो अब क्या ये उन्हें कब्रों से निकाल कर लाएंगे? बिना किसी सबूत के ये कुछ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी विनोद बोला, फिर भी एक बार वकील से बात कर लेना। अगले हफ्ते तारीख है, मैंने सब तुम पर छोड़ दिया है, आप चिंता न करो। रीत को होश आ गया। उसने आसपास देखा, आदित्य पास में खड़ा फ़ोन कर रहा था। आदित्य की नज़र रीत पर पड़ी। उसने उसी वक्त फ़ोन बंद किया और उसके पास आ गया। कैसी हो अब? यार हर बात पर ऐसे रिएक्ट करोगी तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तुम्हें पता है मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, तुम कहीं नहीं मिली। तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं साथ हूँ तो इतना डरना क्यों? तुम्हें पता है तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। सॉरी आदित्य, मैं नहीं जानती। उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। मैं तो वॉशरूम में मुंह धोने गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं लेनी है। अब कोर्ट में भी मत जाना, वरना गुप्ता फिर बकवास करेगा और तुम फिर सुन नहीं पाओगी। वो तो है ही कमीना, जाने क्या बकवास करे। नहीं, मुझे तो वहाँ जाना ही है आदित्य, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, आप मेरे साथ रहना बस।
मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, कहकर उसने रीत को गले से लगा लिया। रीत ने भी अब कसकर उसे पकड़ लिया। उसे आदित्य के साथ सुरक्षा का आभास होता था। दीपक ने खांसने का नाटक किया। अगर हो गया हो तो अंदर आऊं? आजा कमीने, मैं कुछ नहीं कर रहा, आदित्य बोला। वो मन में सोचने लगा, मेरे सारे दोस्त मेरे प्यार के दुश्मन हैं। उस दिन वरुण आ गया, अब ये कमीने एक से बढ़कर एक। दीपक ने रीत को चेक किया। देखो रीत, तुम बिल्कुल ठीक हो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। तुम्हें अपने आप को कुछ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बस यही एक इलाज है इसका। मैंने भी इसे यही समझाया है, किसी से डरना नहीं है। हर छोटी बात को दिल पर मत लगाओ, लोगों को बोलने दो। जब हम केस जीत जाएंगे तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ देर रीत को समझाकर आदित्य ने दीपक से पूछा, अब हम जाएं? रीत ठीक है ना? हाँ रीत, अब ठीक है, बस इसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। रीत, अब ये तुम्हारे ऊपर है, जैसे आदि कह रहा था, और गाना भी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो लोगों की बातें मत सुनो, उनका काम ही कहना है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। हाँ, कभी कभी मेरे इस साले कमीने के बारे में भी सोच लिया करो, वो हंसते हुए बोला। हाँ, ये खुद तो बहुत अच्छा है, अब मैं इसे क्या कहूँ। ये हकदार भी नहीं है, पर इसने मेरे बारे में सोचने को कहा है तो माफ़ कर देता हूँ। आदित्य भी हंस दिया। वो बाहर आए तो आदित्य ने उसे अपने बाहों में पकड़ा हुआ था। वो उसको सहारा देकर उसे ला रहा था। उसे कार में बैठाने के बाद वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो उसे ऑफिस ले आया। शिखा भागकर उसके पास आई। अब कैसी हैं आप? अब कुछ ठीक हैं? आदित्य बोला। सेठ, शिखा को काम समझा दो। और सुनो, रीत यहाँ आराम कर रही है, कोई डिस्टर्ब न करे। मुझसे कोई काम है तो अभी बता दो, और कोई भी आए तो खुद ही हैंडल कर लेना। फिर आदित्य उसे अपने ऑफिस में बनी लाउंज में ले जाकर वहाँ पड़े बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गया और बोला, अब आराम से लेट जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आराम कर लूँगी। मुझे मेरा काम करने को मत कहो। अगर मैं अपना काम करने लगा तो फिर तुम आराम करने को तरस जाओगी, समझी? आदित्य ने शरारत से कहा। रीत जल्दी से दूसरी तरफ मुंह फेर करके सिमट कर लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी। आदित्य को उसका ये शर्माना अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे जानबूझकर छेड़ता था। उसने रीत को चादर उड़ाई और बोला, अब चुपचाप सो जाओ, आराम कर लो। फिर वो हल्के से उसका सिर दबाने लगा। जब रीत उठी तो आदित्य वहाँ नहीं था। उसने टाइम देखा तो 5:30 बज गए थे। वो डर गई थी कि शायद सभी चले गए हैं, वो यहाँ अकेली है। वो जल्दी से उठकर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई उसके पैर शर्म से वहीं जम हो गए, क्योंकि आदित्य के पास कुछ लोग बैठे थे और वो सब आपस में बात कर रहे थे। इसके बाहर आते ही सब इसकी ओर देखने लगे। वो सर झुकाए खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखा तो उसके पास आया और बोला, अब तबीयत कैसी है? बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, कहकर आदित्य ने उसे दोबारा अंदर ले जाकर बेड पर बिठा दिया। आदित्य वापस आया और उसने सबको बताया, ये मेरी मंगेतर है, इसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल से लाया हूँ। घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, इसलिए यहीं लेटा दिया हूँ। देखिए, ये डील हो गई है, आप सब जा सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। उसकी बात मानकर सभी उठे और आदित्य को थैंक्स किया और सब चल दिए। आदित्य अंदर आया तो रीत ने शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया और बोली, मैं भी पागल हूँ, यूं ही बाहर आ गई। सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? यार, एक तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि कोई क्या सोचेगा। किसी को जो सोचना है सोचे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम खुद अपनी नज़र में सही होने चाहिए, बस यही काफ़ी है, आदित्य बोला। सभी सही समय पर कोर्ट पहुंच गए। केस शुरू हुआ। गुप्ता भी बैठा देख रहा था। सब ठीक चलता रहा। गुप्ता के वकील ने रीत के पापा की फोटोज पेश की। वो नशेबाज थे, औरतबाज थे और पता नहीं क्या क्या। वो उसके पापा के बारे में बोलता रहा। आदित्य रीत के साथ बैठा था। उसने रीत का हाथ पकड़ रखा था। रीत का मन कर रहा था कि वो उठकर उस वकील को थप्पड़ लगाए। उनकी बारी खत्म हुई तो रीत के वकील वरुण की बारी आई। वरुण बोला, माय लॉर्ड, खुद को साबित करने के लिए मेरे दोस्त ने अदालत का इतना कीमती समय सिर्फ मेरे क्लाइंट की बुराई करने में लगाया। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा माय लॉर्ड। ये सीसीटीवी फुटेज है, बस इसे देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा।
वरुण ने वो फुटेज आगे दे दी। उन्होंने लगाया तो सब देखकर हैरान रह गए, यहाँ तक कि गुप्ता की भी हवा सरक गई। वो कटघरे में खड़ा सुन्न हो गया। सब लोग गुप्ता की तरफ देख रहे थे। गुप्ता ने अपने वकील को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वीडियो खत्म होते ही गुप्ता का वकील बोला, माय लॉर्ड, इन्होंने ये वीडियो दिखा तो दी, पर शायद ये भूल गए कि जिस जगह ये बैठे हैं उस क्लब में तो कैमरे थे ही नहीं। माय लॉर्ड, चलो इन्होंने ये तो माना कि उस क्लब में मिले थे जहां सीसीटीवी नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये बिना मतलब की बातों को यहाँ पेश कर रहे हैं। इसका केस से कुछ लेना देना नहीं है। हम इसे कोई विटनेस नहीं माने हैं। इस वीडियो को न तो पिक्चर क्लियर है और न ही ऑडियो। हम इसके बिना पर किसी को सज़ा नहीं दे सकते। माय लॉर्ड, ये मुद्दे को भटका रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गुप्ता ने मिस्टर सिंह की सेक्रेटरी के पति को मिस्टर सिंह को ख़त्म करने को कहा। हम इसे सबूत कैसे नहीं मान सकते। कुछ देर इसी तरह बहस होती रही। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। तब जज ने वरुण से कहा, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इस वीडियो की वैधता की जांच करवाइए और ये सबूत दीजिए कि ये वीडियो फोटोशॉप नहीं है। दूसरे कोई ठोस सबूत लाइए जो ये साबित कर सके कि ये सब सच है। फिर गुप्ता की तरफ देखते हुए बोले, तब तक मुलजिम पीके गुप्ता पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। केस की तारीख महीने बाद की मिली। सब वहाँ से वरुण के ऑफिस आ गए। सब परेशान थे, वो किसकी हेल्प लें। उन्हें तो लग रहा था कि वीडियो दिखाकर केस जीत जाएंगे, पर अब सब उल्टा हो गया। आदित्य बोला, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। क्या कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट जानकार नहीं है किसी का? मेरे ख्याल से हमें महेश से पूछना चाहिए। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, उसे ये काम आता होगा या वो किसी को जानता होगा। वरुण बोला, हाँ वो पक्का कर सकता है। आदित्य ने ये कहकर महेश को फ़ोन किया। महेश ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? आज सूरज किस तरफ से निकला है यार? तू तो कभी फ़ोन नहीं करता, आज क्या खास बात हो गया? सब ठीक तो है। उसने पहले तो मजाक किया, लेकिन जब आदित्य कुछ नहीं बोला तो उसे लगा कि बात सीरियस है, तो वो भी घबरा गया। यार तेरे से एक काम था, तू ऐसा वरुण के ऑफिस आ जा, बहुत ज़रूरी काम है। हम सब तेरी वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जा, आदित्य बोला। फिर वरुण ने चाय मंगवाई और कुछ स्नैक्स भी। सब चाय पी रहे थे कि महेश आ गया। इनकी दोस्ती ऐसी ही थी कि कोई बुलाए सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे। बचपन से ही इनकी दोस्ती ऐसी थी। महेश आकर सबसे मिला, फिर आदित्य के पास गया। क्या बात है, मैं तो सच में घबरा गया था। तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी ना? एक काम था, रीत के पापा को बचाने के लिए एक वीडियो है, उसे सही प्रूव करने के लिए किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है या कोई विटनेस लाना पड़ेगा। अब विटनेस मिलना तो मुश्किल है, सो हमने सोचा कि कंप्यूटर एक्सपर्ट क्यों ही बुला लें, तो तुम्हें बुलाया। यार मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उस तरफ देखा ही नहीं। मैं रेस्टोरेंट संभालने लगा, सो ये सब मुझे आता नहीं, महेश अफसोस करते हुए बोला। सभी महेश के आने से खुश हो गए थे, अब चुप हो गए। उनके खिले चेहरे फिर मुरझा गए। रीत ने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कोशिश की। अब ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशी आते आते रह जाती है, पर मुझे खुशी है कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं। महेश कुछ देर सोचने के बाद फिर बोला, अगर हम इंडिया के नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला लें तो? क्या बात कर रहे हो तुम? राहुल ओबेरॉय की बात कर रहे हो तुम? वरुण बोला, राहुल ओबेरॉय तो बिजनेस टाइकून है, वो इंडिया का एक रिच बिजनेसमैन गिना जाता है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक सेमिनार में उसका लेक्चर सुना था। क्या गजब का बोलता है वो, उसका दिमाग भी क्या चलता है। आदित्य बोला, हाँ कॉलेज टाइम में ऐसा ही है, वो हर काम में एक्सपर्ट है। तुम्हें पता है, जब वो कॉलेज में था तो बहुत लड़कियां उस पर मरती थी, पर उसकी बचपन में ही सगाई हो गई थी और वो आपस में बहुत प्यार करते थे। बाद में इन्होंने शादी भी कर ली, पर इनकी लव स्टोरी काफ़ी शानदार है, महेश ने बताया। यार ये सब छोड़, क्या वो तेरे बुलाने पर यहाँ आ जाएगा और क्या वो हमारी हेल्प करेगा? वरुण ने पूछा। हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हर एक की हेल्प करता है। फिर मैं तो उसका क्लासमेट था, मैं ट्राई करके देखता हूँ। महेश ने राहुल को फ़ोन किया, फ़ोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। फिर फ़ोन बंद हो गया। वरुण को गुस्सा पहले ही आया हुआ था। वो महेश से बोला, ये है वो अच्छा इंसान, तेरा दोस्त। फ़ोन तक तो उठाया नहीं उसने। वरुण बोल ही रहा था कि महेश का फ़ोन बजा। उसने नाम पढ़ा और स्क्रीन वरुण की तरफ दिखाते हुए उंगली से नाम की तरफ इशारा किया। महेश ने फ़ोन उठाया। हेलो राहुल, क्या हाल है?
हेलो महेश, सॉरी मैं मीटिंग में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। मैं ठीक हूँ यार, तू सुना आज कैसे याद किया? राहुल, बात घुमाऊंगा नहीं। मेरे फ्रेंड को एक केस में कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो मुझे तू याद आ गया। क्या तू आ सकता है? क्या बात करता है तू? दोस्तों के लिए कुछ भी। कब आना है? महेश ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने खुद ही फ़ोन ले लिया। हेलो, मैं आदित्य वृंदा बोल रहा हूँ। राहुल, बात घुमाऊंगा नहीं। मेरे फ्रेंड को एक केस में कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो मुझे तू याद आया। क्या तू आ सकता है? क्या बात करता है तू? दोस्तों के लिए तो कुछ भी। कब आना है? महेश ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने खुद ही फ़ोन ले लिया। हेलो, मैं आदित्य वृंदा बोल रहा हूँ। वृंदा ग्रुप का चेयरमैन। असल में केस की तारीख तो महीनों बाद की है, लेकिन अगर आप एक बार पहले आकर केस स्टडी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हेलो आदित्य, काफ़ी नाम सुना है तुम्हारा। बात आज हुई है। ठीक है, महीने के बीच में। यार 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लूँ। फ़ोन हाथ में पकड़कर राहुल ने राज से पूछा। इस महीने में कोई टाइम है? ज़रा जल्दी देख कर बताओ। अगर नहीं है तो एक दिन निकाल लो, दोनों चलेंगे। राज ने कहा। है तो नहीं, ऐसा करते हैं कि ये जो जॉन के साथ मीटिंग है उसे अगले महीने सुबह कर देते हैं, फिर उस दिन चलते हैं। कहकर राज ने डायरी राहुल के आगे कर दी। राहुल आदित्य से बोला। हेलो, हाँ जी, देखो ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते मंगलवार को हम आते हैं। आप एड्रेस सेंड कर दो ना, बाकी मिलकर देखते हैं कि हम कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं, राहुल ने कहा। आदित्य बोला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैंने आपके बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं सोच रहा था कि आप घमंडी किस्म के होंगे, पर आप तो बिल्कुल उलट हैं। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होते हुए भी इतने कूल हैं आप। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। दोस्तों में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तुम महेश के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हो। सबकी मेरे बारे में ऐसी ही धारणा है। इवन मेरी वाइफ सिया भी पहले मुझे खड़ूस समझती थी। हो सकता है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा फिर मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आदित्य ने फ़ोन रखा तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में महेश और वरुण धीमे धीमे लड़ रहे थे। आदित्य बोला। क्या हो गया तुम दोनों को? ये वरुण अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। कह रहा था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, अब पता चला कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, महेश बोला। अच्छा बाबा, मैं मान गया तुझे, तू बहुत अच्छा है। तेरा दोस्त तो उससे भी अच्छा है, वरुण ने कहा। फिर उसने आदित्य से पूछा। क्या कहा उसने? वो कह रहा था अगले मंगलवार आएगा, आदित्य ने कहा। चलो ये भी ठीक है, पहले देख लेगा तो कुछ बताएगा ही। सच में ये इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अदालत को इसका फैसला मानना ही पड़ेगा। आज दिन में मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर आस बंध गई है, वरुण बोला। थोड़ी देर चुप रहकर वरुण महेश से बोला। महेश, सच में यार तूने तो कमाल कर दिया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर केस जीत गया ना तो तुम्हें तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। प्रॉमिस? महेश बोला। तू केस तो जीता, पार्टी मैं दे दूंगा। आदित्य बोला। तुम दोनों ही छोड़ो, पार्टी तो मुझे देनी बनती है, मैं ही दे दूंगा। रीत कब से उन सब की बातें सुन रही थी, बोली। आप सब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सो पार्टी तो मैं करूंगी। आप लोगों ने जो करना था कर लिया। सभी पार्टी की प्लानिंग करने लगे। वरुण महेश को छेड़ते हुए बोला। यार रश्मि नहीं दिखती आजकल। वो तेरी जैसी वेहली थोड़ी है, वो स्टडी के लिए इंग्लैंड गई है। यार बड़ा धक्का लगा होगा उसे आदि की सगाई से। क्यों? उसे क्यों धक्का लगेगा? मेरी बात हुई थी उससे, वो कहती है कि आदि की खुशी में उसकी खुशी है। पर तेरी खुशी का क्या? यार मेरा क्या है, उसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ उसके लिए। अपना तो प्यार ऐसा ही है। मुझे ना ये प्यार ही समझ में नहीं आती। रश्मि आदि से प्यार करती है, पर उसने आदि की खुशी के लिए आदि को छोड़ दिया। फिर तू रश्मि को प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए उससे ही दूर रहा। उसे किसी और से प्यार करते देखकर खुश होते रहा। अब आदि और रीत को देख लो। आदि को खुद ही पता नहीं चला कि वो रीत से प्यार करता है। अब दीपक और अंजू दीदी दोनों एक दूसरे से ही लड़ते रहे, फिर प्यार हो गया। कैसा चल रहा है उनका? दीपक और अंजू का तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला, वरुण ने कहा। आदित्य और रीत उन दोनों को देख रहे थे। आदित्य ने उससे पूछा। रीत, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है, अचानक क्यों? रीत ने पूछा। यार चलो टाइम पास के लिए कुछ गाना बजाना करते हैं, एकदम से वरुण बोला। हाँ चलो, सब एक एक गाना सुनाओ, महेश बोला।
पार्टी देने के लिए रीत कह रही थी तो पहला गाना भी रीत ही सुनाएगी, वरुण बोला। रीत ने आदित्य की तरफ देखा, उसने गाने के लिए इशारा किया। रीत ने आदित्य को देखते हुए गाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना खत्म होते ही सब तालियां मारने लगे। वरुण बोला, रीत तुमने तो ओरिजिनल से भी बढ़िया गाया। रीत शर्मा गई और बोली, आप लोग यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो आदित्य जी के कहने पर बस यूं ही गा दिया। जैसे छोटा सा बच्चा किसी से शर्मा कर माँ की गोद में छिप जाता है, ऐसे ही रीत आदित्य के पीछे खड़ी उसकी पीठ में अपना मुंह छुपाने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, मैंने कुछ पूछा था, मुझे बताया नहीं तुमने। गाकर आपकी ही बात का तो जवाब दिया है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर उसने उसका हाथ चूम लिया। अरे यार, हम सिंगल लोगों पर तरस करो, चल यार हम ही चलते हैं, वरुण ने मजाक करते हुए बोला। तुम लोग यहीं बैठो, हम ही चलते हैं, वैसे भी मेरी कंपनी में बहुत काम है, कहकर आदित्य और रीत उठकर चल दिए। लेकिन आदि, उस दिन राहुल को बुलाना कहाँ है? कंपनी में ही बिठा लेंगे या महेश के रेस्टोरेंट में, जहाँ कहो वहाँ मिल लेते हैं। नहीं यार, रेस्टोरेंट सेफ नहीं है, तेरी कंपनी ही ठीक रहेगी, महेश बोला। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, आदित्य बोला। मंगलवार का दिन था। आज वो दिन था जब राहुल ने आना था। राहुल सुबह 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया। आदित्य खुद उसे लेने नीचे आ गया था। महेश और वरुण उसके साथ थे। जब राहुल कार से उतरा तो चारों हिल गए। राहुल बहुत हैंडसम था। राहुल और आदित्य काका एक सा था और ये बताना मुश्किल था कि दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन था। फिर भी आदित्य को एक बार राहुल से जलन हो गई। अब तक वो यहाँ पर सबसे हैंडसम था। राज भी राहुल के साथ था। महेश ने राज से धीरे से पूछा, क्या बात है, आज ये सिया को नहीं लाया? ये मुझसे पूछा, इससे मत पूछना। असल में महीने पहले इसके बेटे विक्की को किसी ने किडनैप कर लिया था, सो सिया उसके कारण नहीं आई। क्या? अमीर लोगों का ये भी बहुत मुश्किल है। वो लोग आदित्य के रूम में आ गए। रीत भी वही थी। आदित्य ने राहुल को रीत से मिलवाया। सर, ये मेरी मंगेतर है रीत। रीत ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। राहुल ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दिया। राहुल बोला, देखो आदित्य, तुम मुझे राहुल ही कहो, ये सर मुझे सूट नहीं करता, राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल और राज के चाय नाश्ता कर लेने के बाद राहुल बोला, हाँ जी, अब बताइए मैटर क्या है? वरुण बोला, जी ये रीत के पापा का केस है, 1 साल पहले का। सिंह बिल्डर्स नाम से मशहूर थे इसके पापा। ओह, उस मशहूर सिंह बिल्डर्स केस जिसमें मिस्टर सिंह दिवालिया घोषित होने और अपने पर्सनल लाइफ में बदनाम होने के कारण सुसाइड कर गए थे। राहुल ने जैसा पढ़ा था वैसा ही बोल दिया। रीत ये सुनकर रुआंसी हो गई थी। राहुल ने रीत की तरफ देखा, फिर उसने रीत को अपने पास बुलाया। तुम किसी बात की टेंशन मत करना, ये केस हम ही जीतेंगे, इस तरह उदास मत रहो। इतने लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने को, तुम्हारे साथ, तो खुश रहा करो, कहकर उसने रीत को गले लगा लिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। आदित्य एक बार तो हिल गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो रीत को पकड़कर खींचना चाहता था, पर रीत भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। राहुल के प्यार के किस्से मशहूर हैं, मगर इसकी हकीकत ये है, इस तरह कोई किसी लड़की को गले लगाता है भला? और रीत ने तो हद कर दी, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, मुझे तो धक्का दे देती थी। राहुल ने रीत को अलग करते हुए कहा, मुझे जाने क्यों तुम में अपनी बहन टीना नजर आई। वो भी तुम्हारी ही तरह भोली थी, पर चंचल थी। बड़े भाई के नाते मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी से सारे गम दूर कर दूंगा, कहकर उसने रीत के सिर पर हाथ फेरा। तब जाकर आदित्य को शांति मिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। राहुल ने अपनी बात का जवाब पाने के लिए वरुण की तरफ देखा। वरुण बोला, जी सर, वही केस। अब हमने वो रीओपन किया है। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें गुप्ता सीधे सीधे मिस्टर सिंह को मारने की प्लानिंग उनके सेक्रेटरी के पति से कर रहे हैं। अब जज इस वीडियो के लिए एक्सपर्ट का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, मैं समझ गया, आप वीडियो दिखाइए। राहुल ने अपना लैपटॉप निकाल कर उसमें वो वीडियो देखा, फिर बोला, असल में ये वीडियो जिस कैमरे से बना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। सर, ये हम उस दिन अदालत में जज के सामने ही करना है, फ़िलहाल हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आपने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं, आप उस दिन आकर अदालत में यही बात रखनी है।
गुप्ता वही जो बाद में कंपनी का मालिक बना? राहुल ने पूछा। राहुल ने गुप्ता के साल पहले के अकाउंट्स चेक किए। उसमें बहुत सारे पैसे एकदम से उसके अकाउंट में कहीं से आए थे, वो भी हर महीने। मिस्टर सिंह के कंगाल होने से पहले फिर उसके अकाउंट से लाखों रुपए किसी को दिए गए। राहुल ने वो स्टेटमेंट्स निकाल कर वरुण को दे दी। ये दूसरे अकाउंट चेक करते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। राहुल ने उस अकाउंट की डिटेल्स निकाल ली। वो किसी रमेश दत्त के नाम था। उसने पूछा, ये रमेश दत्त कौन है? ये मेरे पापा के सेक्रेटरी के पति हैं। क्या? सब एक साथ बोले। हाँ, उनका नाम ही रमेश है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? रीत बोली। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, आपका केस सॉल्व हो गया। वरुण, जाकर ये रिकॉर्ड्स दिखा देना। राहुल ने उस पेज के प्रिंट निकाल कर दिए। सबने उसको थैंक यू कहा। वो बोला, ओके देखो, चिंता मत करो, अब ये मेरी बहन की लड़ाई है, सो मेरी लड़ाई है। उस गुप्ता को तो अब मैं देखूंगा। मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। कमाल है यार, ये भी कोई बात है? अभी आया और अभी चल दिया। हमें भी तो सेवा का मौका दो, महेश बोला। तुम्हें राज ने बताया होगा, विक्की की किडनैपिंग के कारण विक्की और सिया दोनों ही परेशान हैं, सो मुझे अब जाना होगा। उस दिन टाइम पर आ जाऊंगा। राहुल ने सबको थैंक्स कहा और चल दिया। सब उसके काम के ढंग से हैरान थे। उसने कितनी आसानी से सबके अकाउंट खोल रहा था। हमें अपना अकाउंट खोलने में टाइम लग जाता है। राहुल को सभी नीचे तक छोड़ने आए। राहुल ने रीत को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रीत के हाथ पर रखे और बोला, ये एक भाई के तरफ से प्यार है, मना मत करना, और आदित्य इसका ख्याल रखना। आदित्य ने उससे हाथ मिलाते हुए ओके कहा। राहुल ने 2 बार राज को पुकारा, मगर महेश और राज अपनी ही बातों में मस्त थे। सब उनकी तरफ देखने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ तो वो चुप हुए। तब सभी हंस पड़े। राहुल के जाने के बाद महेश और वरुण भी चले गए। आदित्य रीत को लेकर ऑफिस में वापस आ गया। उसने अंदर आते ही रीत को पकड़ लिया और गले लगा लिया। रीत उसे धकेलने लगी। क्या करते हो आदित्य, कोई आ जाएगा। अच्छा जी, जब राहुल ने सबके सामने तुम्हें गले लगाया तब तो तुमने उसे नहीं धकेला। बड़े प्यार से गले लगाकर खड़ी रही, जैसे जन्म जन्म का प्यार हो, आदित्य ने चिढ़कर कहा। रीत ने उसे हैरान होकर देखा। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा और मैंने भी उन्हें अपना बड़ा भाई माना। आपको उससे भी जलन हो रही है? गलत बात है ये। बहन तो उसने तुम्हें बाद में कहा, गले तो बिना कुछ कहे ही लगा लिया था और तुमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आदित्य फिर बोला, हाय राम, आप भी क्या सोचते हो? आपको बताऊं, हम लड़कियों में एक सिक्स सेंस होती है जो हमें सही या गलत टच का फ़र्क बताती है। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो उनके टच से पता चल गया था कि वो अच्छा टच है। बिल्कुल वैसा लगा जैसे मुझे अपने पापा का टच लगता था। इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका, पर उन्होंने खुद ही तो बता दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, मैंने भी गले लगाना है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मेरा टच गलत या बुरा है, इसलिए तुम मुझे हटा देती हो? आदित्य ने एक जिद्दी बच्चे की तरह कहा। आपको हुआ क्या है? आप में और उनमें फ़र्क है। मैंने कब कहा कि आपका टच बुरा होता है? आपकी और बात है। मैं आपको इसलिए हटाती हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है, रीत ने शर्माते हुए कहा। इसका मतलब ये है कि मैं जब तुम्हें गले लगाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है, पर तुम शर्म के कारण मुझे रोक देती हो। यार, अपना रोका हो चुका है, केस सॉल्व हो जाए, शादी भी हो जाएगी, तुम फिर भी इतना शर्माती हो, आदित्य ने कहा। रीत कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई। आदित्य को रीत का ये रूप बहुत पसंद था। वो उसे प्यार से देखे जा रहा था और वो शर्म से झुकी जा रही थी। आदित्य ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। दीपक हमेशा की तरह अपने हॉस्पिटल में बिजी था। उसे महेश का फ़ोन आया। साले, कभी फ्री हो भी जाया कर, सारा दिन मरीजों में बिजी रहता है। जो थोड़ा समय पहले हमें देता था वो अब अंजू को दे देता है। कुछ याद है? कितने दिन हो गए हमें इकट्ठे बैठे हुए। मैं, आदि और वरुण तो फिर भी मिल लेते हैं, तेरे पास ही टाइम नहीं होता। यार क्या करूं, मजबूरी है। अंजू भी नाराज़ हो जाती है कि उसे टाइम नहीं देता, पर मैं भी क्या करूं, पेशेंट भी बहुत आते हैं। चल देखूंगा, किसी दिन बनाते हैं प्रोग्राम, कहकर दीपक ने फ़ोन रख दिया। उसे लगा कि महेश ठीक ही कह रहा है। जब से उसकी अंजू से फ्रेंडशिप हुई है वो फ्री होने पर उसी से मिलने चला जाता है। दोस्तों को भूल ही गया है। उसने मन में तय किया कि इस बार वो क्लब का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो अंजू को भी साथ ले जाएगा। आदित्य जब शाम को घर आया तो उसकी माँ और दादी लिविंग रूम में बैठी थी। उसने दोनों के चरण छुए और उनके पास बैठ गया। उसने पूछा, अंजू दी नहीं आई अभी?
नहीं, कह रही थी बुटीक में बहुत काम है। आजकल उसके बुटीक में काम बहुत बढ़ गया है, रोज ही लेट आती है। तू भी तो रोज लेट आता है, आज जल्दी कैसे आ गया? रीत ने भगा दिया क्या? माँ हंसते हुए बोली। रीत मुझे क्यों भगाएगी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज वो काफ़ी थक गई थी, सो उसे जल्दी घर छोड़ आया। माँ पता है आज कंपनी में कौन आया था? कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय, बिजनेस टाइकून। माँ जितना सुना है उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम है वो। उसने रीत को अपनी बहन बना लिया और उसके पापा का केस देखकर सलाह दी है। साथ ही साथ सॉल्व भी कर गया। अब हमें केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। केस की तारीख आ गई थी। रीत, आदित्य और वरुण भी साथ कोर्ट पहुंच गए थे। राहुल अभी तक आया नहीं था। सब परेशान थे कि क्या होगा। महेश कभी राज को फ़ोन ट्राई करता तो कभी राहुल का, पर दोनों के ही फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहे थे। जज भी आ गए। जज ने केस शुरू भी करा दिया। उन्होंने वरुण से पूछा, आप वीडियो एक्सपर्ट को लाने वाले थे, कहाँ हैं? वरुण उनसे थोड़ा समय मांगने ही वाला था कि राहुल और राज आ गए। वरुण बोला, माय लॉर्ड वो आ गए हैं, आइए राहुल सर। ओ राहुल ओबराय, आइए, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आप मेरी अदालत में आ गए। आपका आना ही इनके वीडियो की सच्चाई साबित करता है। पर आप आए हैं तो हम आपका काम ज़रूर देखेंगे, जज साहब बोले। गुप्ता और उसके वकील की हवा सरक गई। राहुल ओबेराय, जिसे सबने सिर्फ मैगजीन्स में देखा था, वो आज उनके सामने खड़ा था। सच में बिल्कुल मैगजीन से निकल कर आया लग रहा था। उसके सामने बड़े बड़े स्टार फीके पड़ जाते। लाइए वो वीडियो दिखाइए, राहुल ने कहा। क्लर्क ने जब जज के कहने पर वीडियो निकाल कर राहुल को दिया, राहुल ने उसे खोलकर उसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक कर दी और आवाज़ भी क्लियर कर दी। यह उसके बाएं हाथ का काम था। सब क्लियर सुनने और दिखने लगा। गुप्ता का वकील बोला, ये सब चालाकी है। वरुण ने राहुल जी से कहकर अभी हमारे सामने ही फोटोशॉप करके गुप्ता जी का चेहरा बना दिया। अब गुस्सा होने की बारी राहुल की थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, तुमने वकालत कहाँ से की है? तुम मुझे नहीं जानते शायद, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस जज साहब को तो जानते हो, तुम उनके सामने मुझे चीटर बुला रहे हो। वरुण, इस पर मेरी तरफ से मानहानि का केस करो, तब इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आपने हिम्मत कैसे की? आप जानते नहीं हैं शायद कि ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 हैकर हैं। इन्हें कितने देशों से सम्मान मिले हैं। आपने इनका अपमान करके इस अदालत का अपमान किया है। इसके लिए अगर राहुल जी शिकायत करे तो अदालत आपको इसी वक्त सज़ा सुना सकती है। सॉरी सर, सॉरी माय लॉर्ड, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तब जज ने कहा, क्योंकि गुप्ता ने सिंह को पूरे होशो हवास में प्लान बना के मर्डर किया है, तो ये अदालत उसे मिस्टर सिंह के मर्डर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ में ये भी साबित करती है कि जो गुप्ता ने पिछले केस में सिंह की अश्लील फोटोज पेश की थी वो धोखे से खींची गई थी। रीत, आदित्य, वरुण, महेश, राहुल और राज सभी खुश हो गए। सबने रीत को बधाई दी। रीत खुशी से रो रही थी। वो आदित्य से लिपट गई। आदित्य ने उसे चुप कराया। तब राहुल ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, अब रोने की बारी तुम्हारे दुश्मनों की है, वो देखो। रीत ने देखा गुप्ता और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। रीत ऐसी नहीं थी जो दूसरों को रोते देख खुश होती, पर आज गुप्ता को देखकर उसके मन को शांति मिल रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भैया, आपने मेरे पापा को इंसाफ दिला दिया। मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? भाई बहनों में एहसान की बात नहीं होती पगली, अभी तो तुम्हें सिंह बिल्डर्स दिलवाना बाकी है। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, राहुल बोला। वो लोग वरुण के ऑफिस पहुंचे। राहुल ने वरुण को कुछ कागज़ दिए और बोला, ये रीत के पापा के कंपनी के ओरिजिनल कागज़ जो गुप्ता ने चुरा लिए थे। क्या? वरुण हैरान। आप तो कमाल है सर जी। वरुण राहुल के पैरों के पास लेट गया और बोला, हे दोस्तों के लिए कुछ भी, राहुल वरुण को उठाते हुए कहा। वरुण ने बाकियों को बताया, जानते हो कि ये क्या है? यार, ये अपने केस की जीत है। इससे रीत की प्रॉपर्टी रीत को वापस मिल जाएगी, वो भी बैठे बिठाए। सच में सर, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। आप मेरे साथ काम करेंगे या मुझे अपने साथ रख लीजिए? वरुण राहुल के सामने हाथ जोड़कर बोला। वरुण की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यही मेरा काम है। अगर मैं ये भी न कर पाता तो क्या फ़ायदा? मैंने महेश के कहने पर काम लिया तो था, फिर रीत मेरी बहन बन गई, सो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
वैसे वरुण, एक काम है तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूँ राज का यहाँ ज़्यादा दिल लग रहा है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और राज को यहाँ छोड़ देते हैं। जाओ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्रीत और अपनी निशा के लिए। तुम जैसे मतलबी दोस्त की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, राज ने कहा। हाँ राज, तुम मेरे साथ रह जाओ, वो जो इस साइड वाला रेस्टोरेंट है वो संभाल लेना। ये राहुल तो खुद को ज़्यादा ही बनता है, छोड़ो इसे। इस जैसे मतलबी दोस्तों को छोड़ ही देना चाहिए, महेश बोला। तूने मतलबी किसको बोला? राहुल को। तू जानता ही कितना है उसे, यार है मेरा वो। मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी कहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में औरों से बोलने दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, राज गुस्से से बोला। महेश हैरान, ये क्या, ये तो 1 मिनट में पलट गया। सभी हंस पड़े। राहुल बोला, हमारी 20-22 साल की यारी है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। सभी कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। फिर महेश सबको अपने रेस्टोरेंट ले गया। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद राहुल बोला, अब हम चलते हैं विक्की, थोड़ा सा सेट हुआ है, लेकिन दिल ठंडे पड़ गए उसे। मैं ना दिखूं तो वो घबरा जाता है। आप आए थे तो घर भी चलते, रीत बोली। अब तो तुम्हारी शादी पर ही आऊँगा, बुलाओगी ना? हाँ हाँ, ज़रूर बुलाएंगे। आप भाभी और विक्की को ज़रूर लेकर आना, रीत बोली और राहुल के गले लग गई। इस बार आदित्य ने बुरा नहीं माना, क्योंकि राहुल ने उसे बहन मान लिया था। राहुल के जाने के बाद आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। माँ ने ही दरवाज़ा खोला। रीत दरवाज़ा खुलते ही माँ से लिपट गई। माँ, हम केस जीत गए। जज ने गुप्ता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ में कहा है कि पापा निर्दोष थे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अंदर से आंटी आ गई। उन्होंने सुना तो उन्होंने भी रीत और उसकी माँ को गले से लगा लिया। काफ़ी देर वो वैसे ही खड़े रहे। फिर आदित्य बोला, लीजिए, मुंह मीठा करिए। चलिए आप लोग तैयार हो जाओ, आज हम बाहर पार्टी करेंगे। बेटा, हम बूढ़े क्या करेंगे पार्टी करके, आप और रीत ही चली जाओ। घर के लिए हम कुछ मंगा लेंगे, जाओ तुम लोग घूमो फिरो, आंटी बोली। आदित्य और रीत ने ये सोचा ही नहीं था। लगभग 1 महीने से केस के सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं। वो दोनों 5 स्टार होटल में गए। रीत बोली, किसी सस्ते होटल में चलते हैं, मैं इतने बड़े होटल का खर्च नहीं उठा सकती। तुम्हें किसने खर्च उठाने को कहा है? मेरे होते हुए तुम क्यों खर्च करोगी? आदित्य बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ अलग अलग रूम्स थे। वो एक रूम में एक सोफे पर एक दूसरे की बगल में बैठ गए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया। वेटर ऑर्डर लेकर आते जाते टीवी ऑन कर गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि टीवी ऑन होने से दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। उसमें बहुत ही रोमांटिक गाना चल रहा था। रीत का तो शर्म से बुरा हाल था। आदित्य ने हंसते हुए उठकर टीवी बंद कर दिया। उसने रीत को शर्माते देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर उसने आदित्य के सीने में सर छुपा लिया। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और बोला, इस तरह शर्माती हो तो और भी क्यूट लगती हो। अगर मैं बहक गया तो मुझे दोस्त मत देना। रीत और भी शर्मा गई और वो उसे अपने गले से लगा लिया। आदित्य और रीत खाना खाकर कुछ देर पार्क में टहलने लगे। रीत बोली, जानते हो, आज मुझे ज़िंदगी ने ये सबक सिखाया कि अगर दोस्त अच्छे हों तो हमें किसी का डर नहीं होता। वो हर मुसीबत से लड़ लेते हैं। अब वरुण, महेश और राहुल जी को ही लो, सब दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए हाथ पार करने को तैयार हैं। यार, इन सब में तूने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। क्या मुझे तुम अपने दोस्तों में नहीं गिनती क्या? नहीं, क्योंकि आप उन सब से ऊपर हो। आप मेरा प्यार हो। आपको उन लोगों में नहीं शामिल कर सकती। कहकर रीत ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने भी उसका हाथ सहलाया। वो खुश था कि रीत ने उसे अपना प्यार कहा। वो बोला, सच में राहुल ने तो हमें जीत थाल में परोस के दे दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये केस जीत जाएंगे। राहुल यूं ही वर्ल्ड फेमस नहीं है। वो कंप्यूटर को इस तरह हैंडल करता है कि वो मुर्दे में जान डाल दे। सच में बहुत टैलेंट है उसमें। तुम्हें पता है, ये हमारे टाइम का हीरो है। महेश बता रहा था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि इसने सिया के लगने वाला चाकू अपने सीने में मरवा लिया था। इतना प्यार करता है उसे। और ये और उसकी वाइफ दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला है और उसी के कारण खुद के बच्चे न करने का फैसला किया है। क्या राहुल भैया और भाभी दोनों ही महान हैं। अच्छा छोड़ो उन्हें, तुम बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब आप कहेंगे मैं तो तैयार हूँ, रीत बोले।
ओके, जिस दिन प्रॉपर्टी का केस भी जीत गए उसके हफ्ते बाद शादी कर लेंगे, कहकर उसने रीत का हाथ चूम लिया। इधर हॉस्पिटल में दीपक जैसे ही अपने रूम में आया तो वहाँ अंजू को देखकर पहले तो हैरान हो गया, फिर खुश हो गया। वो अंजू के पास आया और बोला, क्या बात है, आज ये चाँद मेरे गरीब खाने में कैसे? तुम बिजी बहुत रहते हो तो सोचा कि चलो तुम्हें इस दुनिया की खबरें ही दे दूँ। तुम्हें पता है कि रीत ने अपने पापा का केस रीओपन किया था, आज उसका फैसला हो गया। गुप्ता को उसके पापा के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हुई। वाह, कमाल कर दिया, वरुण ने इतनी जल्दी केस जीत लिया। वरुण की वजह से नहीं, वो जीते हैं राहुल की वजह से। राहुल कौन? द ग्रेट राहुल ओबेरॉय। वो महेश का क्लासमेट था, उसने एक बार कहा वो आ भी गया और केस भी जिता दिया। क्या कहते हो, चलें उन्हें मुबारकबाद देने? मेरी तो भाभी है इसलिए मुझे तो जाना ही है। अंजू अभी कह ही रही थी कि उसने देखा कि दीपक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। फ़ोन बंद करते ही वो बोला, चलो वो दोनों भी बाहर ही हैं, मैंने फ़ोन कर दिया है, अब चलो। किसे फ़ोन किया है तुमने? मैंने आदित्य से बात की है कि वो रीत भी उसके साथ थी, हम वहीं दोनों से मिल लेंगे। ओके डॉक्टर साहब, आप ग्रेट हो, चलिए चलते हैं, कहकर अंजू चल दी। दीपक अंजू को लेकर उसी क्लब के पास आ गया जहां आदित्य और रीत थे। दोनों क्लब के बाहर ही उनकी वेट कर रहे थे। अंजू आकर रीत के गले लगकर बोली, भाभी बहुत बहुत बधाई हो, आपको इंसाफ मिल गया। मुझे भैया ने बताया था, सच में मैं बहुत खुश हुई। मैं फ्री होते ही दीपक को लेकर आ गई, अंजू बोली। कांग्रेचुलेसन रीत, बहुत खुशी हुई। उस कमीने गुप्ता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे बता देते तो मैं भी वहां आकर उसकी उतरी शक्ल देखता। दीपक ने भी बधाई दी, फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है वो राहुल ओबराय भी आया था। जब महेश कहता था कि राहुल उसका फ्रेंड है तो मुझे भरोसा नहीं होता था, मैं सोचता था ये यूं ही फेंकता है। अब सुना तो पता चला कि महेश के एक फ़ोन पर आ गया। बातें करते करते वो अंदर आ गए। वरुण और महेश को भी आदित्य ने फ़ोन कर दिया था, वो अभी आए नहीं थे, वो सभी बैठ गए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ वो राहुल, कहाँ महेश। वरुण तो महेश के साथ शर्तें लगा रहा था कि राहुल तेरा फ़ोन ही नहीं उठाएगा, और सच में जब महेश ने फ़ोन किया तो राहुल ने उठाया ही नहीं। हमें भी वरुण की बात पर यकीन हो गया, लेकिन पता है राहुल ने उसी वक्त कॉल बैक कर लिया और बताया कि वो मीटिंग में था। महेश के कहने पर ही आ गया, हालांकि उसके अपने घर में प्रॉब्लम थी। कुछ दिन हुए उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। छुड़ा तो लाए थे पर मेंटल स्टेट को ठीक होने में तो टाइम लगता है। बंदा यारों का यार है। यार अफसोस मैं उससे मिल नहीं पाया। मैंने सुना है कि उसका असिस्टेंट उसका दोस्त ही है। उनकी दोस्ती भी काफ़ी मशहूर है बिजनेस वर्ल्ड में। एक बार किसी ने दोनों में फूट डालने की कोशिश की थी, उसे लगा कि वो कामयाब हो गया, लेकिन उसे पता तब चला जब वो खुद इनके जाल में फंस गया। राहुल बहुत ही स्मार्ट है, दीपक बोला। स्मार्ट तो मैं हूँ ही, वरना इतनी लड़कियाँ क्यों मुड़ती मुझ पर? कुछ तो बात होगी हम में भी जो हर गुजरने वाला मुड़ मुड़ कर देखता है, वरुण बोला। क्या बात है, क्या बात है, क्या शेर बनाया है मैंने? मेरी तारीफ कर रहे थे, अब मेरी शायरी की भी करो। वरुण को लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। वाह वाह, क्या शेर मारा है यार, मुड़कर देखने वाले से भी पूछ लेता, कहीं तूने उसका उधार तो नहीं देना। और जनाब, आप इस लायक नहीं कि अकेले में हम आपकी तारीफ करें। हम दोनों तो राहुल की बातें कर रहे थे, दीपक ने कहा। ये कोई शेर था? जरा इधर गौर फरमाइए। लिफाफा देखकर मजमून पहचान लेते हैं, अपनी बातों का खुद ही बना जाल लेते हैं, सोचते हैं महफिल में बस उनके ही चर्चे हैं, कैसी कैसी गलतफहमियां ये पाल लेते हैं। सुना, इसे कहते हैं शायरी, महेश बोला। वाह क्या बात है, छा गए, जियो, दीपक बोल पड़ा। वो वरुण को चिढ़ा रहा था। यार महेश, हमें नहीं मिलाया राहुल से, मैं तो सोचता था कि तू झूठ में फुकरी मारता है, दीपक बोला। दीपक, सच में तुझे वहाँ होना चाहिए था। क्या कमाल किया राहुल ने। जिस केस को कम से कम भी साल लगना था वो उसने कुछ घंटों में निपटवा दिया। मज़ा आ गया। अब दूसरे केस के लिए भी वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट दे गया है, वो भी जीते ही समझो। आदित्य बैठा उनके बीच था, पर उसकी नज़रें रीत की तरफ थी। रीत अंजू के साथ बैठी बातें करते हुए हंस रही थी। आज उसकी हंसी में अलग बात थी, आज वो दिल से हंस रही थी। आदित्य उसे देखकर खुश हो रहा था। वरुण ने देखा, उसने दीपक को कोहनी मारकर इशारा किया और महेश को भी इशारा किया। तीनों आदित्य को देखने लगे। वरुण ने टाइम नोट किया। आदित्य को कुछ पता नहीं लगा, वो आराम से रीत को देख रहा था और वो तीनों उसे देख रहे थे। वरुण ने इशारा किया, 10 मिनट, फिर 15 मिनट।
वो तीनों बोर हो गए। महेश बोला, आदि आज इतने दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं और तू रीत को ही देखे जा रहा है, तुझे हमारी ज़रूरत भी है? यार तुम लोग तो मेरी जान हो। तो रीत क्या है? रीत मेरी ज़िंदगी है। जान नहीं होगी तो ज़िंदगी कहाँ? तुम लोगों के होने से ही वो मेरे साथ है। अगर महेश उसे मेरे पास न लाता तो मैं उससे कभी मिलने की उम्मीद भी न कर सकता था। फिर वरुण की वजह से उसके चेहरे पर ये खुशी है और दीपक ने तो उसे हर बार ठीक किया। अब तुम सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये कभी मत कहना कि रीत के कारण मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा। अच्छा एक बात बता आदि, अगर मैं और रीत डूब रहे हो तो तू किसे बचाएगा? वरुण ने पूछा। ऑफ कोर्स मैं रीत को बचाऊंगा। देखा सच्चाई आ गई ना सामने, वरुण बोला। अरे यार तुझे तैरना आता है, उस बेचारी को तैरना नहीं आता, आदित्य हंसते हुए बोला। सभी हंस पड़े। वो बिलियर्ड्स खेलते रहे और एक दूसरे की टांग खींचते रहे। टाइम काफ़ी हो गया तो आदित्य बोला, चलो रीत तुम्हें घर छोड़ दूँ, अंजू तुम भी मेरे साथ चलो। तीनों ने बाकियों को बाय कहा और चल दिए। अंजू और रीत पीछे बैठे थे। अंजू ने रीत से पूछा, भाभी कभी घर भी आओ, मम्मी और दादी अक्सर तुम्हारी बातें करते हैं, कह रहे थे कि किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाएंगे। आज मैं सबकी तरफ से तुम्हें घर आने का निमंत्रण देती हूँ आदि, कल उसे डिनर पर ले आना। ठीक है दीदी जी, मैं आ जाऊँगी। रीत का घर आ गया था। उसने अंजू और आदि को अंदर आने को कहा पर रात काफ़ी हो गई थी इसलिए वो रुके नहीं। रीत वापस आई तो माँ और आंटी सो गई थी। वो अपने कमरे में आ गई। वो बहुत खुश थी। उसने पापा की तस्वीर के आगे आकर बोली, पापा खुश हो ना? अब कोई आपको इस तरह के गलत शब्द नहीं बोलेगा। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे पापा क्या थे। आप चिंता न करें, हम अपनी कंपनी भी वापस ले लेंगे। अगली सुबह माँ ने न्यूज़पेपर देखा तो सारा अखबार रीत के पापा के बारे में ही भरा पड़ा था। माँ ने आंटी को आवाज़ लगाई, रोज़ी देख। आंटी किचन से निकल कर आई। क्या हुआ मैडम? माँ ने उसे अखबार दिखाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बता नहीं सकती थी कि वो कितनी खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीते जी ये दिन देख पाएंगी। रीत जब तैयार होकर बाहर आई तो उसने माँ को ऐसे देखा तो उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। वो नीचे आई तो आदित्य पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो कार में बैठ गई। उसने आदित्य के कार में बैठते ही कहा, थैंक यू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। क्या बात करती हो? मैंने क्या किया? तुम हो इस लायक कि कोई तुम्हें प्यार करे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जो भी मैंने किया है सब अपने लिए किया है। जनाब दूध के धुले नहीं हैं, हम वक्त आने पर सूद समेत वसूल कर लेंगे, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। माँ अखबार में खबर देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतना खुश थी कि रोने लगी। आंटी और माँ को देखकर मैं भी रोने लगी। बड़ी मुश्किल से चुप कराया उन्हें। आदित्य बोला, अब रोने के दिन गए, माँ को कह देना अब न रोया करें। जब से मेरी किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं सारी उम्र के लिए आपकी कर्जदार हो गई। यार तुम फिर वही बातें करने लगी। कर्जदार तो मैं तुम्हारा हूँ कि तुमने मुझे अपनाया। मैं नहीं जानता अगर तुम न होती तो मेरा क्या होता। सच में तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया है। रब से अरदास है कि हर जन्म में बस मुझे तू ही मिले। कहकर आदित्य ने कार रोक दी और रीत को अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे रीत की हर अदा पर प्यार आता था और इस तरह वो अपना प्यार दिखाता था। रीत अब पहले की तरफ विरोध नहीं करती थी। रीत भी अब आदित्य के साथ खुलती जा रही थी। कुछ दिन बाद आदित्य के घर पर सभी डिनर कर रहे थे। आदित्य को अंजू कई दिनों से माँ के साथ दीपक के बारे में बात करने को कह रही थी। आदित्य बोला, मम्मी दादी, मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले अंजू दी की शादी करा दूँ, लेकिन ये अंजू तो कहती है कि उसने तो कभी शादी नहीं करनी। दादी बोली, देखो आप तीनों सुन लो कि मैंने तय किया है कि अंजू दी की शादी मैं दीपक से कर दूंगा। एक तो मेरा दोस्त है, ऊपर से डॉक्टर भी है, घर बार भी अच्छा है। आदित्य बोला, दीपक तुम्हारा दोस्त पर अंजू भी तो माने। दादी ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि अंजू इतने रिश्तों को जवाब दे चुकी थी। वो मेरा दोस्त है, वो अंजू दी को तंग नहीं कर सकता। बाकी मैंने फैसला कर लिया है, अंजू दी को किसी से तो शादी करनी ही है, तो दीपक ही सही। उसने अंजू को इशारा करते हुए कहा। अगर अंजू हाँ कहती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, माँ बोली। अंजू दी बताइए, क्या दीपक से शादी करेंगी आप? अब सबने आप पर बात छोड़ दी है, आदित्य ने शरारती लहजे में कहा।
अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, वैसे भी तुम्हारा दोस्त है, तुम हम दोनों को ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हो। ये भी सच है कि शादी किसी न किसी से तो करनी ही है, तो दीपक से ही सही। दादी माँ दोनों हैरान कि ये क्या हो गया, वाह ये तो चमत्कार हो गया। आदि तुमने ये कैसे किया, माँ बोली। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दिन इन दोनों को डेट करते पकड़ लिया। क्या, दादी और माँ फिर हैरान। ये कब हुआ, दादी कभी आदित्य और कभी अंजू की तरफ देख रही थी। तब अंजू ने आदित्य को मारते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। अम्मा और दादी को पता चला, वो खुश थी कि दोनों बच्चे सेट हो जाएंगे। मुझे तो पहले ही पता था कि रीत के कदम हमारे लिए शुभ हैं। उसने रिश्ता जोड़ते ही अंजू भी शादी को मान गई, वरना दीपक तो बचपन से यहीं था, दादी बोली। आदि उसे किसी दिन घर ले आना, बहुत देर हो गई उसे मिले हुए, माँ बोली। मैंने कहा था एक दिन उसे, वो कह रही थी कि आ जाएगी। अब अगर आदि लेकर आएगा तो आएगी बेचारी, अंजू बोली। ऐसा करते हैं कि मैं दीपक के घर उसके मम्मी पापा से बात कराऊंगा और उन्हें घर आने का निमंत्रण दे आऊँगा। फिर जिस दिन वो आएंगे उसी दिन रीत की फैमिली को भी बुला लेंगे, क्यों, ठीक है ना, आदित्य ने सलाह दी। वाह क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, माँ, दादी और अंजू तीनों ने हामी भर दी। कुछ दिन बाद आदित्य दीपक के घर गया। दीपक हॉस्पिटल में था। आदित्य ने आंटी अंकल के चरण छुए और सोफे पर बैठ गया। अंकल जी, आज मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरी बहन अंजू और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, सो मैं इन दोनों की शादी की बात करने आया हूँ। आदि, हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं। मेरी रश्मि बचपन से उस घर की बहू बनने के सपने देखती आई है। तुम और तुम्हारी फैमिली भी ये बात जानते थे। तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो वो बोली कि आदि की मर्जी चलेगी, लेकिन तुमने मेरी रश्मि को छोड़कर एक बदनाम से बिल्डर की बेटी को शादी के लिए चुना। रश्मि बेचारी इतनी हर्ट हुई कि वो देश ही छोड़कर चली गई। अब तुम हमसे अपनी बहन की खुशी मांगने आए हो, दीपक की माँ बोली। लेकिन आंटी, मैंने बचपन से ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही माना है, मैं वो कैसे उससे शादी कर लेता, आदित्य ने सफाई दी। देखो, तुम्हारी आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें रश्मि से शादी करनी चाहिए थी। ऐसे बहन मानने से कोई बहन नहीं बन जाती, दीपक के पापा बोले। लेकिन अंकल, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो जुबान से कुछ और कहें और दिल में कुछ और हो। मैंने उसे बहन कहा है तो बहन ही माना भी है, मेरे लिए अंजू जैसी ही है। तुम कहने को कुछ भी कह सकते हो। अब मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ तो क्या तुम मेरे बेटे हो जाओगे? सो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम रश्मि से शादी कर लो, हम दीपक की शादी अंजू से कर देंगे, दीपक के पापा बोले। अंकल जी, ये शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं। आपको बता दूं कि मेरा रोका हो चुका है, मैं रीत से शादी करने वाला हूँ। रश्मि के लिए भी हम अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं, आप ये काम मुझ पर छोड़िए, आदित्य बोला। मुझे रीत या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम देखो, रश्मि, दीपक और अंजू तीनों की खुशियां तुम्हारे हाथ में है, या उन तीनों को खुश कर दो या तुम अपनी खुशी देखो। क्या तुम्हारे अकेले की खुशी इन सब की खुशी से ज़्यादा है? दीपक के पापा ने गुस्से में कहा। मैं शादी सिर्फ रीत से ही करूँगा और किसी से नहीं। अंकल जी, आप सोच लीजिएगा, मैं चलता हूँ। आदित्य उठकर चल दिया। वो जब यहाँ आया था तो बहुत खुश था, पर उसे क्या पता था कि ये सब होगा। वो वापस ऑफिस गया। उसने रीत को बुलाया। आदित्य दरवाजे के पास ही था। जैसे ही रीत अंदर आई, उसने रीत को अपनी बाहों में भर लिया। रीत पहले तो डर गई, फिर उसे उसके छूने से पता चल गया कि वो टेंस है। उसने पूछा, क्या हुआ आदित्य, क्या बात है? आप तो दीपक जी के घर गए थे उसके पेरेंट्स से बात करने, क्या कहा उन्होंने? आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और बोला, रीत, मुझसे दूर मत जाना, चाहे जो भी हो जाए, तुम मेरे साथ ही रहना। आदित्य, बात तो बताओ, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, यही तो हूँ आपके पास, और आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ी रहूँगी, रीत ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। रीत, दीपक के पापा ने अंजू दी और दीपक की शादी के लिए एक शर्त रखी है, आदित्य ने दुखी मन से कहा। तो आप पूरी कर दो ना, ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने जो आप इतने परेशान हो? रीत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा, पर आदित्य एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था जिससे कोई उसका पसंदीदा खिलौना छीन रहा हो। आदित्य ने कुछ सोचा और बोला, आज कोई ज़रूरी मीटिंग है। नहीं, कोई खास नहीं है, बस वो मॉल की साइड पर जाना था, रीत ने बताया। सेठ कब तक वापस आएगा? कोई फ़ोन आया उसका? आदित्य ने पूछा। नहीं, वो कहकर गए थे उनके पापा की सर्जरी है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो आ जाएंगे। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे, क्या बात है?
रीत ने कहा। आदित्य ने दीपक को फ़ोन किया। हेलो दीपक, मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ मिलोगे? क्या बात है यार, एक ऐसी टोन है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दीपक ने उसकी टोन सुनकर कहा। नहीं, बस बात करनी है, तू मिलेगा कहाँ? आदित्य ने फिर वैसे ही कहा। महेश के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आजा, दीपक ने कहा। आदित्य ने रीत से कहा, मैं दीपक से मिलकर आता हूँ, ऑफिस का काम संभालना, अगर कोई आए तो फ़ोन कर लेना। रीत उसके बिहेवियर से टेंस हो गई थी। उसने ओके में सिर हिला दिया। आदित्य ने उसका चेहरा देखा तो वो उसके पास आया, उसे कंधों से पकड़ा और बोला, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। वो दीपक और अंजू के रिश्ते के बारे में दीपक से बात करने जा रहा हूँ। उसने हल्के से उसके कंधे को दबा दिया। रीत उससे लिपट गई और रो पड़ी। देखो, तुम खुद टेंशन में हो और मुझे टेंशन फ्री रहने को कह रहे हो। अपना ध्यान रखना, अगर अपना समझो तो मुझसे बात कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नहीं समझता, बात कुछ ऐसी है जिसका हल सिर्फ दीपक ही कर सकता है, इसलिए उसके पास जा रहा हूँ। तुम्हें बताकर तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं देना चाहता। तुम समझती हो ना मेरी बात, तो प्लीज़ दुखी मत हो, खुश रहो, मैं जाकर आता हूँ। आदित्य जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो दीपक पहले ही महेश के साथ बैठा था। आदित्य जाकर वहां गुस्से में बैठ गया। महेश उसके पास आया। क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों है? इस दीपक से पूछ, इसे पता होगा। आदित्य उसी टोन में बोला। क्या अंजू दी प्रेग्नेंट है? महेश ने आदित्य के पास होकर धीरे से पूछा। आदित्य ने और भी गुस्से से उसकी तरफ देखा। दीपक डर गया। वो बोला, नहीं आदि, ऐसी बात नहीं है, मैं शादी से पहले उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसने तुझसे मजाक किया होगा। अच्छा जी, ऐसी बातों को लड़की मजाक में नहीं कहती। तू अंजी दी को गलत कह रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत। आदि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बता क्या करना है इसके साथ। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही महेश बोल पड़ा। शट अप, आदित्य जोर से चीखा, पहले मेरी बात तो सुन लो। दोनों एकदम चुप हो गए। उन्हें आदित्य के गुस्से का पता था। वरुण और ये दोनों बचपन से आदित्य को जानते थे और उसके गुस्से को भी। जब आदित्य गुस्से में होता था वो तीनों चुप कर जाते थे। ये इनकी दोस्ती थी कि उन्हें पता होता था कि आदित्य कभी बिना बात के गुस्सा नहीं होता। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, बात यह है कि मैं दीपक के घर गया था तो ये घर पर नहीं था। मैं इनकी शादी की बात करने गया था, पर इसके पापा ने सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या उन्होंने मना कर दिया? दीपक ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कुछ। उन्होंने शर्त रखी कि दीपक को अंजू की शादी तब करेंगे जब मैं रश्मि से शादी करूँगा, और तुझे पता है कि मैं रीत के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। आदित्य बोला। क्या वो कमीना अमरीश पुरी? सॉरी दीपक, पर मैं नहीं चाहता कि रश्मि किसी और की हो। महेश बोला। तो ये बात है। आदि, इस अमरीश पुरी को बस में सिर्फ एक बंदा या कहो बंदी कर सकती है, और वो है रश्मि। महेश, तुम्हारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? अब क्या कहती है रश्मि? दीपक ने महेश से पूछा। तुम खुद ही देख लो, कहकर महेश ने रश्मि को वीडियो कॉल की। थोड़ी ही देर बाद रश्मि ने फ़ोन उठा लिया। हेलो मेसी, क्या बात है, आज इस वक्त फ़ोन किया? उधर रात थी। रश्मि, तेरे पापा 6 जिंदगियां खराब करने पर तुले हैं। उन्होंने आदित्य के सामने शर्त रखी है कि वो दीपक और अंजू की शादी तब करेंगे अगर आदि तुमसे शादी करेगा। अब तुम ही बताओ कि अगर आदि तुमसे शादी करेगा तो मेरा और रीत का क्या होगा? महेश बच्चों की तरह मुंह बनाता हुआ बोला। क्या पापा को किसने कहा कि मुझे आदि से शादी करनी है? मैंने तो कभी कहा नहीं। हाँ महेश, पहले मैं ज़रूर सोचती थी, पर मैं अब सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ, रश्मि बोली। और सोना, आजकल क्या कर रहे हो? मेरी याद नहीं आती क्या? इतने इतने दिन फ़ोन नहीं करते, कहाँ बिजी रहती हो? रश्मि प्यार से बोली। महेश जल्दी से फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। दीपक उसे जाते हुए खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आदित्य हंस पड़ा। देखा, अब तेरी बहन की बात हुई तो तुझे पता चला। हाँ यार, यही तो हमारे में बुराई है। हमारी बहन के बारे में कोई बोलता है तो बुरा लगता है, जबकि खुद भी किसी की बहन को डेट करते हैं तो बुरा नहीं लगता। पर छोड़, अब तो तू खुश है, तू चिंता ना कर। मैं और रश्मि मिलकर पापा को मना लेंगे। तेरी शादी रीत से ही हो, मेरू अंजू से ही, और रश्मि की महेश से। महेश अच्छा है यार, दीपक बोला। आदित्य बोला, हाँ यार, यही इसी ज़माने की रीत है। अपनी बहन को तो घर में कैद करके बिठा देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से आस करते हैं कि वो हमारे साथ रोज़ घूमने चले। चल ठीक है, दुनिया है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी जाकर रीत को भी बताना है।
मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। वो बेचारी सोच रही होगी कि पता नहीं तेरे पापा ने क्या शर्त रखी होगी। आदित्य अब खुश था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। उसे अपने दोस्तों पर और अपनी दोस्ती पर मान है। वो वहाँ से निकलकर सीधा ऑफिस आ गया। उसने रीत को इंटरकॉम पर कॉल करके उसे अपने कमरे में बुलाया। रीत उसी वक्त आ गई और बोली, हाँ जी कहिए, क्या काम है। आदित्य ने उसे अपने पास खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। आदित्य बोला, रीत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं यूं ही घबरा गया था। मुझे डर था कि कहीं दीपक ने अपने पापा की साइड ली तो मैं क्या करूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ और महेश ने सब सॉल्व कर दिया। अच्छा है, आपके दोस्त वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आजमाया हुआ है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। वरुण, महेश और दीपक जी सभी एक से बढ़कर एक हैं, रीत ने कहा। और मैं कैसा हूँ, कहकर आदित्य रीत को छेड़ने लगा। तुम्हें पता है रीत, इस एहसास से कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी मेरी जान निकल गई थी। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कहकर आदित्य ने कसकर उसे अपने सीने से चिपका लिया, जैसे वह उससे दूर ना हो जाए। आदित्य का इतना प्यार देखकर रीत भी इमोशनल हो गई। आज रीत के पापा की प्रॉपर्टी के केस की तारीख थी। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। रीत की मम्मी और आंटी भी साथ आए थे। अब तक केस की कई तारीखें हो चुकी थी। केस उनके पापा की डेथ के बाद से चल रहा था। वो गुप्ता हर बार कुछ नया ले आता था। उसने रीत के वकील को भी खरीद लिया था, पर अब वकील वरुण था और उसकी आज पहली तारीख थी। सब अंदर आकर बैठ गए। जज भी आ गए थे। वरुण ने पिछले केस के पेपर्स दिखाकर गुप्ता पर इल्ज़ाम लगाया। जैसे इसने मर्डर करके उसे सुसाइड दिखाया था, उसी तरह इसने प्रॉपर्टी के नकली कागज़ बनाकर सब अपने नाम करा लिया। उसने घर का भी नकली ऑक्शन करवाया और रीत की फैमिली को बुद्धू बनाया। जज साहब, ये रहे असली और नकली कागज़। इसमें बैंक के लोग जिन्होंने ऑक्शन की वो भी जिम्मेदार है। गुप्ता बोला, माय लॉर्ड, ये पेपर्स जो इसने कोर्ट में पेश किए हैं वो नकली है। असली पेपर्स इनके पास हो ही नहीं सकते। क्यों, असली पेपर्स मेरे पास क्यों नहीं हो सकते, वरुण ने पूछा। बस कह दिया कि नहीं हो सकते। मैंने असली पेपर्स देखे हैं, वो ऐसे थे ही नहीं, गुप्ता ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहा। जज ने दोनों वकीलों द्वारा दिए गए पेपर्स चेक किए और एक्सपर्ट से चेक करवाए। 10 बजे से बहस चलती रही और शाम 4 बजे जज साहब बोले, देखिए, आज का ये केस जितना सिंपल था उसे उतना ही पेचीदा बना दिया गया। मिस्टर सिंह के वकील द्वारा दिए गए सबूतों से ये साबित होता है कि मिस्टर गुप्ता ने उनके साथ हर तरह का धोखा किया। पहले उनकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा ली, फिर उनको दिवालिया और बदचलन दिखा दिया। लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि मिस्टर गुप्ता के सारे पेपर्स नकली हैं। इसलिए अदालत गुप्ता बिल्डर्स कंपनी मिस्टर सिंह की फैमिली को देते हैं। वही उसकी असली हकदार है और वो घर जिसका धोखे से जाली ऑक्शन करा के मिस्टर गुप्ता ने अपने नाम किया था, वो भी मिस्टर सिंह की फैमिली को वापस दी जाए। अदालत गुप्ता को दोषी मानते हुए 10 साल की सज़ा देती है और साथ में इन्हें मिस्टर सिंह से धोखे के लिए 2 करोड़ भी वापस करने होंगे। आदित्य, वरुण, रीत, उसकी फैमिली सब खुश हो गए थे। अब उन्हें सब कुछ वापस मिल गया था। रीत माँ और आंटी के गले लग कर रोई। बाद में माँ ने जाकर वरुण और आदित्य को कहा, बेटा, आज तुम्हारी बदौलत हमें सब कुछ वापस मिल गया है। आप हमारे लिए नई सुबह लाए हो। रब आपको सदा खुश रखे, आपको कोई गम न हो। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम नहीं करते तो और कौन करता, आदित्य बोला। रीत आदित्य के साथ खड़ी थी। उसने आदित्य को थैंक्स कहा। आदित्य ने शरारती हंसी हंसते हुए धीरे से कहा, मुझे शब्दों वाला नहीं, एक्शन वाला थैंक्स चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। रीत ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, कुछ तो शर्म करो बेशर्म। रीत को कुछ याद आया। उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो भैया, थैंक यू, आपकी हेल्प से हम ये भी केस जीत गए। आपने सच में हमें नया जीवन दान दिया है। मेरी किस्मत ने मुझ पर मेहरबान होकर मुझे 2 बंदों से मिलाकर बहुत मेहरबानी की। एक तो आदित्य और दूसरे आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी को फिर से पहले सा बना दिया। भैया, अब आप कब आओगे? तुम सब कुछ सेट कर लो, हम आ जाएंगे। मैंने सिया को तुम्हारे बारे में बताया था, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। सच में तुम्हारी किस्मत ने तुम पर बस एक एहसान किया है कि उसने तुम्हें आदित्य से मिलवाया है। वही तुम्हारी सारी खुशियाँ लाया है। मुझे महेश ने बताया था, जो भी हमने तुम्हारे लिए किया, अगर वो है तो तुम्हें मिला है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी टीना की शादी आदित्य जैसे लड़के से हो, और देखो, रब ने मेरी सुन ली।
मेरी बदकिस्मती ने मुझसे मेरी टीना को छीन लिया, पर मेरी किस्मत ने बदले में मुझे तुमसे मिला दिया। अब तुम लोग शादी की तारीख फिक्स करो, हम आ जाएंगे। याद रखना तेरा कन्यादान मैं ही करूँगा, राहुल बोला। जरूर भैया जी, रीत ने फ़ोन रख कर और आदित्य की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आदित्य वरुण को कुछ समझा रहा था, पर उसकी नज़रों ने रीत की स्माइल देख ली थी। फिर वो माँ और आंटी को ड्राइवर के साथ भेजकर रीत की तरफ आया। रीत के पास आकर वो धीरे से गुनगुनाने लगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्यार तो कब का हो गया जनाब, रीत ने भी धीरे से जवाब दिया। तभी वहाँ वरुण आया। रीत, ये कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, आदित्य ने रीत से कहा। रीत, अभी से आदित बना लो, कहीं भी साइन करने से पहले पेपर को चेक कर लिया करो। वरुण, ऐसे नहीं है, मैं सब पर शक कर सकती हूँ, पर इन पर शक करना आप पर शक करने के बराबर है। रीत ने वरुण से सारे पेपर्स लेकर साइन करते हुए कहा। वरुण, एक काम करना, तुम रीत की कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन जाना। रीत, तुम शिखा को ले जा सकती हो, अपनी सेक्रेटरी बना लेना। शिखा? ये शिखा कौन है? कभी मिलाया नहीं मुझे। यार, अब तुम लोग तो सेट हो गए, इस कुंवारे दोस्त की भी फिक्र करो, वरुण बोला। यार, ये नहीं सुधरेगा, आदित्य रीत से बोला, और वो दोनों वरुण को बाय करके चले गए। 1 महीने बाद आज रीत उस कंपनी की चेयरमैन बन गई थी। उन्होंने अच्छी तरह छाट कर सारे बोर्ड के मेंबर भर्ती किए थे। गुप्ता के सारे सपोर्टर्स निकाल लिए गए थे। उसने अपने पापा के वफादार लोगों को ढूंढ कर दोबारा शामिल करवा लिया था। सारा काम आदित्य ने ही करवाया था। इसके अलावा वरुण को लीगल एडवाइज़र बना दिया था और शिखा को रीत की सेक्रेटरी। कामकाज ठीक चलने लगा था। उन्होंने कंपनी में ही पार्टी दी और दुनिया भर के बिजनेसमैन आए थे। असली रौनक तो राहुल के आने से हुई। राहुल के साथ सिया और विक्की भी था। रीत, आदित्य, वरुण और महेश सभी राहुल के पास आए। सारा हाल राहुल को देखने के लिए मुड़ गया। राहुल ने सबसे हाथ मिलाया और रीत को गले लगाकर बधाई दी। फिर इसने सबको सिया और विक्की से मिलवाया। सबने सिया को हेलो कहा और विक्की को खिलाने लगे। वरुण विक्की से बोला, चल आ बेटे, आज मेरे साथ ही, कोई नहीं, चल हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देते हैं। विक्की बोला, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे बुआ के साथ रहना है, वो बुआ वाले अंकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वरुण का मुंह देखने लायक था। सब हंसने लगे। दीपक रश्मि के साथ आई। उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी आ गए। दीपक के पापा को देखकर एक बार तो माहौल अजीब सा हो गया। आदित्य, महेश और वरुण ने उनके पैर छुए। रश्मि महेश को पापा के पास ले जाने लगी। रश्मि अपने पापा से बोली, पापा, ये महेश है, आप इसे जानते ही हैं, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ओह, तो तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन हम तुम्हारी शादी आदि से कराना चाहते हैं। तुम बचपन से आदि को प्यार करती हो, तो शादी भी उससे करो। पापा, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। रश्मि झट से महेश का हाथ छोड़कर पापा के पास चली गई। महेश बोला, रश्मि, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। यार, आइसक्रीम पिघलने और काफ़ी ठंडी होने में भी टाइम लगती है, पर तुम तो उनसे भी जल्दी पिघल गई। मेरा मतलब बदल गई। बेशर्म, बेहया, बेवफा और बदतमीज़ लड़की। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए वो गाना गाऊंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। जा बेवफा, जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, कहकर महेश ने वरुण के कंधे पर सिर रख लिया। वरुण को बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि महेश सच में रश्मि को बहुत प्यार करता है। उसने उसे गले से लगा लिया और उसे हौसला देने लगे। दीपक अपने पापा से डरता था, सो वो रश्मि से बोला, रश्मि, तुम तो कह रही थी कि तुम मेरा साथ दोगी, तो भैया मैं कौन सा आपके खिलाफ हूँ, आपके साथ ही तो हूँ। मैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, बल्कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझसे शादी करने के लिए आप आदि को मना लो, आपकी शादी अंजू से हो जाएगी। बहुत हो गया दीपक, ये रीत के लिए खुशी का दिन है, मैं यहाँ ये सब नहीं चाहता। ये घर की बातें घर बैठकर करेंगे। आदित्य नहीं चाहता था कि रीत की खुशियाँ खराब हो। दीपक के पापा बोले, तुम्हें अब भी सिर्फ उस लड़की की पड़ी है, तो अब हमारा भी ऐलान सुन लो, दीपक और अंजू की शादी बिल्कुल कैंसिल। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा जिसका भाई ऐसा हो। उन्होंने आदित्य की तरफ उंगली करके कहा। आदित्य बोला, रश्मि, सब लोग देख रहे हैं, इन्हें ये साथ वाले कमरे में ले जाओ, वहाँ बैठकर बातें करो। आदित्य के कहने पर रश्मि अपने पेरेंट्स को साथ वाले रूम में ले गई। आदित्य ने अंजू दी से कहा, अंजू दी, आप रीत को लेकर पार्टी में लोगों को अटेंड करो, इसकी वहाँ ज़रूरत है। मैं इन्हें देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।
अंजू बोली, आदि तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अगर ज़्यादा ही शर्तों पर उतरते हैं तो झुकना मत। मुझे ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं, क्योंकि जो रिश्ता शर्तों पर हो वो कभी कामयाब नहीं होता, फिर वो चाहे प्यार का हो, दोस्ती का हो या शादी का हो। रीत बोली, आदित्य तुम मेरे लिए दीदी जी की खुशियाँ मत गंवाना, मुझे जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ, मैं इनके दिल तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो। अंजू दी, आप मेरे दोस्तों को भूल गए क्या? हम जब तक साथ हैं कोई किसी की खुशी छीन नहीं सकता। जब वो कमरे में आया तो वरुण बोल रहा था, अंकल जी आप ये सब कैसे कह सकते हैं, ये लोग बालिग हैं, जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, आप इस तरह इन पर दबाव नहीं डाल सकते, ये गैर कानूनी है। तुम सब क्या सोचते हो कि इकट्ठे होकर हमें दबा लोगे? जब एक बार इन्होंने कह दिया कि दीपक की शादी अंजू से नहीं होगी तो बस नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी। दीपक की माँ बोली, शादी आपकी नहीं मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। देखिए मम्मी पापा, मैंने बचपन से हमेशा वो किया जो आपने कहा। मैं वरुण की तरह वकील बनना चाहता था, आपने कहा कि डॉक्टर बनो, मैं बन गया। मैं किसी गांव में अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता था, आपने कहा कि आपके हॉस्पिटल में काम करूं तो मैंने वो भी कर लिया। आज आपको रश्मि की खुशी दिख रही है, मेरी नहीं। आप रश्मि के लिए रश्मि जैसी रीत का दिल तोड़ रहे हो, और ये रश्मि जो पहले आदि के पीछे पड़ी, फिर इसने महेश को अपने पीछे लगाया, और अब आपके कहने पर फिर से आदि के पीछे पड़ गई और आप इसका साथ दे रहे हो। मैं भी अंजू को बचपन से प्यार करता हूँ, मेरे प्यार की आपको कोई फिक्र ही नहीं है। अगर मैं जिद्दी नहीं हूँ तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे भी नहीं? मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ, मेरी शादी सिर्फ अंजू से होगी और हमें कोई नहीं रोक सकता। दीपक जो हमेशा चुप रहता था अचानक बोल पड़ा, तू होता कौन है फैसला करने वाला? तुझे हमारा कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, फिर तू करके दिखाना अपने सपने पूरे। देखूंगा अंजू कितने दिन तेरा साथ देती है। आप इस बात की चिंता न करो, जब तक मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। दीपक ने जाकर आदित्य, महेश और वरुण का हाथ पकड़कर कहा, ये निकम्मे दोस्त जिनका अपने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वो तेरी क्या हेल्प करेंगे? ये आदित्य अपने बाप का बिजनेस संभालता है, ये महेश पापा का रेस्टोरेंट संभालता है, इसी तरह वरुण भी अपने पापा की कमाई से वकील बना है। कोई भी नहीं है जो अपने दम पर कुछ कर सके। तुम्हें क्या खिलाएंगे? पापा बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया। मैंने मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, पर मेरे दोस्तों के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। ये मेरी बॉटम लाइन है, इसे क्रॉस मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, चले जाइए यहाँ से। रश्मि इन्हें ले जा, बहुत हो गया अब बस। दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। तीनों दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और हौसला देकर चुप कराया। आदित्य बोला, ना दीपक, पापा के आगे ऐसा नहीं बोलते। तभी अचानक उसके पापा खड़े हुए और आंखों के आंसू पोंछते हुए उनके पास आए और उन चारों को ऊपर से हक कर लिया। रश्मि भी आकर उन सबसे लिपट गई। सब एकदम से पीछे मुड़े। उन्होंने दीपक को गले लगाया, फिर महेश का हाथ पकड़कर बोले, महेश तुम जीत गए। तुमने कहा था कि दीपक सब बर्दाश्त कर लेगा पर अपने दोस्तों के बारे में नहीं सुनेगा। दीपक, हम चाहते थे तुम भी और लड़कों की तरह अपने हक के लिए लड़ो, इसलिए हमने ये नाटक महेश के साथ मिलकर किया। महेश, सब कुछ ठीक था पर एक्टिंग बड़ी घटिया करते हो तुम। वो क्या था, बेशर्म बेवफा, हा हा हा, और जी ले अपनी ज़िंदगी वाला डायलॉग मेरा था, वो भी तू बोल गया। और सबसे ऊपर वो गाना, खुश रहे तू सदा। तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। महेश, रश्मि, नाटक सब महेश और रश्मि के पीछे भाग लिए। वो दोनों भागते हुए बाहर निकल गए। आदित्य बोला, अंकल इसका मतलब आपको अंजू और दीपक की शादी से कोई ऐतराज नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो तो हमें ये था कि दीपक हमें खुद बताता। महेश और रश्मि को भी यही था कि दीपक ने उन्हें भी नहीं बताया। वो तो वरुण ने महेश को बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। अगर दीपक बता देता तो ये नाटक कभी न करते। उन्होंने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक ने उनके चरण छुए और माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। फिर सब एक साथ बाहर आ गए। रीत और अंजू को भी सारी बात बता दी। सब खुश थे, पार्टी खूब अच्छे से चल रही थी। सब जानते थे कि राहुल और सिया बहुत अच्छा गाते हैं, सो सब उन्हें गाने के लिए कहने लगे।
रीत के कहने पर वो मान गए, पर उसने कहा ओके हम गाना गाएंगे, पर आदित्य और रीत को उस गाने पर डांस करना होगा। सारा हाल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। राहुल और सिया ने गाना शुरू किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। आदित्य और रीत के साथ साथ राहुल और सिया, महेश और रश्मि, दीपक और अंजू भी इस गाने पर डांस करने लगे। वरुण विक्की को पकड़कर डांस करना चाहता था, पर वो नहीं आया। तब उसके पास शिखा आई और बोली, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? नाच गाने के बाद दीपक के पापा ने माइक पकड़कर अनाउंस किया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर दीपक का पिता आज यहाँ अनाउंस करता हूँ कि मैं अपने बेटे दीपक की शादी आदित्य बिंद्रा की बहन अंजू बिंद्रा से तय करता हूँ, और आदित्य की शादी अपनी बेटी। दीपक ने आकर माइक पकड़ लिया। उसे लगा पापा ने ज़्यादा पी ली है, सो कहीं और फिर हंगामा ना हो, पर उसके पापा ने उससे माइक छीन लिया और उसे धकेल कर बोले, और आदित्य की शादी अपनी बेटी रीत से करता हूँ। सब लोग तालियां बजाने लगे। दीपक जो सर पकड़ के खड़ा था, जब उसने सुना तो वो भी खुश हो गया और ताली बजाने लगा। रीत ने अपनी माँ और आंटी को राहुल, सिया और विक्की से मिलवाया। सब मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल उनकी शादी में आने का वादा करके वापस चला गया। आदित्य ने देखा कि वरुण और शिखा एक साइड में बैठे अपने ही में लगे पड़े हैं। उसने वरुण को आवाज़ दी। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, आदि ये मेरी गर्लफ्रेंड शिखा है, आप तो जानते ही होंगे। वरुण भी नशे में था। आदित्य ने महेश से कहा, यार इसे लेकर जा, पता है कि चढ़ जाएगी तो पीता ही क्यों है। सब चले गए, बस रीत और आदित्य वहाँ बैठे थे। रीत ने पूछा, अगर दीपक के पापा सच में अड़ जाते तो क्या आप रश्मि से शादी कर लेते? कभी नहीं, मैं तुमसे ही शादी करता, फिर दीपक को भगा कर अंजू से शादी करा देते। तुझे हम चारों के बारे में पता नहीं है अभी। फिर कुछ रुक कर बोला, तुम भूल जाना कि तुम मुझसे बच जाओगी। यहाँ आओ, अब टाइम मिला है। इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊँ। कहकर उसने रीत को गले लगा लिया। उसने सोचा आज न तो रीत के पास कोई बहाना है और न ही कोई आने वाला है कि तभी शिखा आई। मैडम, वो बोर्ड के मेंबर बाहर वेट कर रहे हैं। वो उन्हें देखकर वहीं रुक गई। रीत जल्दी से आदित्य से दूर खड़ी हो गई। दोनों ने बाहर आकर मेंबर्स से मिले। वो स्पेशली रीत को बधाई देने आए थे। मिस्टर चोपड़ा बोले, रीत बेटी, हमें पूरी उम्मीद है कि अब सब ठीक होगा। तुमने राहुल जैसे बिजनेसमैन को यहाँ बुलाया। अब हर छोटी बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है। हमें फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा उनकी कंपनी के सीईओ थे। रीत ने आदित्य की सलाह से उन्हें सीईओ बनाया था, और क्योंकि वो उसके पापा के वफादार थे, अब आदित्य दोनों कंपनियों पर नज़र रखता था। सब ठीक हो गया था। रीत दोबारा अपने पहले वाले घर में आ गई। अब आदित्य और रीत की मुलाकातें भी कम हो गई थी। आदित्य ने फ़ोन किया, हेलो क्या हाल है यार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ, तैयार रहना। ये क्या बात हुई भला? रीत ने कहा, मैं माँ और दादी के साथ तुम्हारे घर आया हुआ हूँ। मैंने माँ से कह दिया है कि अब मैं रीत से और दूर नहीं रह सकता। सो उन लोगों ने तय किया है कि अगले महीने हमारी शादी होगी। अगले महीने? रीत ने हैरानी से पूछा, उससे पहले करनी है क्या? क्यों, अब नहीं रहा जाता मेरे बिना? आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी जल्दी? रीत बोली। अगले महीने उनकी शादी थी। आदित्य की बारात बड़ी धूमधाम से आई। बारात में दीपक, महेश और वरुण सबसे आगे नाच रहे थे। सभी खुशियां मना रहे थे। दीपक और वरुण के पापा नोटों के बंडल उड़ा रहे थे। सब मौज मस्ती कर रहे थे। राहुल दूल्हे का स्वागत करने के लिए सबसे आगे था। उसने बड़ी इज्जत से आदित्य को घोड़ी से उतारा। राहुल ने ही उसका कन्यादान भी किया। रीत की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रीत भी रो रही थी, फिर भी वो माँ को चुप कराने लगी। रीत की हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसकी किस्मत ने उसे किस किस तरह के दिन दिखाए। जब से किस्मत ने आदित्य से मिलाया तो सब कुछ सुधरता चला गया। आज फिर उसकी किस्मत ने उसे आदित्य की वाइफ बना दिया। उसने अब अपने आगे की ज़िंदगी अपनी किस्मत पर ही छोड़ दी थी। जो हो सो हो। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।